मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दूसरा आपको पता होना चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और तीसरा आपको पता होना चाहिए कि जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो इनकॉर्पोरेशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की, किन किन फॉर्म्स की जरूरत होती है। समझ आ गई? यस सर। जी इनकॉर्पोरेशन सर। डॉक्यूमेंट्स। तो तीन चीजें आपको पहले जरूरी होता है किसी भी कंपनी को बनाने के लिए। आपको मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट का पता होना चाहिए। हमारा पहला टॉपिक शुरू होता है मेमोरेंडम के बारे में। मेमोरेंडम क्या होता है? मेमोरेंडम जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी होता है। मेमोरेंडम इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम डिफाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी कि भाई ये बता के चलता है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। कोई भी कंपनी जब इनकॉर्पोरेशन होती है, फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जब भी हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो इनकॉर्पोरेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप 1 इज ड्राफ्टिंग ऑफ मेमोरेंडम। समझ आ गई? क्लियर है? समझ आ गई? सर ड्राफ्टिंग ऑफ मेमोरेंडम मतलब उस मेमोरेंडम को बनाना, ड्राफ्ट करना। बनाना। आपकी कंपनी का क्या है मेमोरेंडम, किस पर्पस के लिए? मेमोरेंडम के अंदर सारे ऑब्जेक्ट आते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का, मैं जी बात सर। करूंगा उसके बारे में सारे का सारा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है मेमोरेंडम की, मेमोरेंडम डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम डिफाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ विच कंपनी इज गोइंग टू कॉर्पोरेट। अब कंपनी इज गोइंग टू कॉर्पोरेट। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी द फर्स्ट स्टेप इज द टू ड्राफ्टिंग ऑफ मेमोरेंडम। समझ आ गए? तो मेमोरेंडम एक बहुत ही जी सर। इंपॉर्टेंट, मेमोरेंडम जो है, मेमोरेंडम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर अ कंपनी। वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर अ कंपनी। समझ आ गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? हाँ। जी सर। जो भी मैं इसके अंदर ये जी सर। कहानी यही लिखी हुई है जो मैंने अभी तक पढ़ाई आपको, कि भाई कम मेमोरेंडम क्या है? इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, इट डिफाइन द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, इट डिफाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी बियॉन्ड विच अ कंपनी कैन नॉट डू इट इज एक्ट। समझ आ गई? मेमोरेंडम इज द प्री रिक्विजिस्ट document for incorporation of company. If any person going to incorporate a company, the first step is the drafting of the memorandum. And कोई भी कंपनी हो उसको क्या करना पड़ेगा पहले, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो 1% कंपनी हो, उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मेमोरेंडम की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? जी सर। कंपनीज एक्ट के अंदर मेमोरेंडम की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 क्लोज 56 के अंदर बताई गई है। ये वाली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्या कहता है कंपनीज एक्ट के अंदर डेफिनेशन? मेमोरेंडम का मतलब होता है, मेमोरेंडम का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी जिसको या तो हैज ओरिजिनली फ्रेम्ड, या तो जिसको ओरिजिनली बनाया गया है, या तो जिसको ओरिजिनली बनाया गया है, एंड
या फिर और जिसको अल्टर किया गया है, अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मेमोरेंडम में दोनों तरह का आता है, ओरिजिनल मेमोरेंडम भी और जो अमेंडेड मेमोरेंडम है जिसको टाइम टू टाइम अमेंड किया गया है, चेंज किया गया है, वो भी किस में आता है, मेमोरेंडम के अंदर आता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये सेक्शन 2 क्लोज 56 बात करता है। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर। क्लियर है? हाँ। सेक्शन 4 क्या कहता है? कंपनीज एक्ट का सेक्शन 4 क्या कहता है वो बात करते हैं भाई। सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट, कंपनीज एक्ट, स्पेसिफाई इन क्लियर टर्म द कंटेंट ऑफ this important document, which is the charter of the company. The memorandum of association of company contain the object of the company which it shall pursue. मेमोरेंडम के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट बताए गए होते हैं। इट इज नॉट ओनली शो द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी बट ऑल्सो डिटरमाइन द स्कोप ऑफ ऑपरेशन बियॉन्ड विच इट इज एक्शन कैन नॉट। मतलब ये दो चीजें बताता है। पहला ये बताता है ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, और दूसरा ये बताता है पावर ऑफ द कंपनी, पावर्स ऑफ द कंपनी, beyond which a company cannot go, beyond which the action of the company, beyond which the actions of the company cannot go। अगर कंपनी अपने मेमोरेंडम से बाहर जाके कोई काम करती है तो उसे क्या बोलेंगे? इफ अ कंपनी, अल्ट्रा वायरस हाँ, इफ अ कंपनी do anything beyond दी एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर जाके कोई भी काम करती है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अल्ट्रा वायरस एक्ट ऑफ द कंपनी। और जो कि क्या होता है उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस। और जो ये एक्ट होते हैं ये वॉइड होते हैं, वॉइड। समझ आ गई? क्लियर है? मेमोरेंडम की डेफिनेशन एंड समझ आ शेयर गई? होल्डर शेयर होल्डर उसको रेक्टिफाई भी नहीं कर सकते, चाहे सारे के सारे शेयर होल्डर एग्री कर ले बट उसको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। कोई भी काम अगर मेमोरेंडम से बाहर जाके कंपनी करती है तो वो सारे के सारे काम क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। क्लियर है? मेमोरेंडम की डेफिनेशन क्लियर है यहाँ तक? जी सर। यस सर। आगे बात करें। जी सर। हाँ, अब क्या है शेड्यूल? जैसे हमने शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 किस लिए है बताओगे? शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 कोई मुझे बताएगा? हम बात शेड्यूल 3 किस लिए है? हम पढ़ रहे हैं ऑलरेडी शेड्यूल 3, तो किस लिए है शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट सर का? बैलेंस शीट के लिए। शेड्यूल 3 और जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट के सर लिए। आपकी वॉइस का है। अभी आ रही है सही मेरी वॉइस? मंशा एंड सिमरन, इज एम ऑडिबल प्रॉपर्ली और नॉट? हेलो सर, आपकी वॉइस कट रही है। जी सर। बताता है। नेट नहीं चल रहा क्या? यार ज्वाइन ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, मुझे क्लियर आ रही है आपकी। मेरी क्लियर आ रही है, ठीक है। हेलो, अभी आ रही है आवाज?
जी सर, आ रही है। हाँ, तो अब बात आती है, जैसे शेड्यूल 3 है वो बात करता है फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट की बात करते हैं। ऐसे ही कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 1 है जो बात करता है किसकी, फॉर्मेट ऑफ एमओए एंड एओए। समझ आ गई, क्लियर है? ठीक है। अब शेड्यूल 1 के अंदर ना टेबल है, टेबल ए से लेके ABCDE, FGHI, जे, ए से लेके जे तक टेबल है। ए से लेके ई तक जो टेबल दे रखी है वो किसके लिए दे रखी है, वो एमओए के फॉर्मेट के लिए दे रखी है। और एफ से लेके जे तक जो टेबल दे रखी है वो एओए के फॉर्मेट के लिए दे रखी है। समझ आ गई मैं क्या कह रहा हूँ? टेबल्स हैं शेड्यूल 1 के अंदर। टेबल ए से लेके ई तक बात करता है फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम की, कि भाई हर एक तरह की कंपनी के लिए अलग तरह का फॉर्मेट होता है मेमोरेंडम का। वो हम पढ़ेंगे कौन कौन सी कंपनी पे कौन कौन सा फॉर्म ऑफ टेबल अप्लाई होता है। चलो पहले हम जैसे कि मेमोरेंडम की बात कर रहे हैं तो पहले मेमोरेंडम पे ही डिस्कशन कर लेते हैं, फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम। फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम की बात करते हैं। सेक्शन 4 क्लोज 6, सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट एमओए should be in any of the forms specified in table A, B, C, D, E। जो हमारा मेमोरेंडम होगा किसी भी फॉर्म में होगा टेबल ए से लेके ई तक। अब बात करते हैं ये जो टेबल्स हैं ये कौन कौन सी कंपनी पे किस तरह से एप्लीकेबल होती है। हमारे पास अगर मैं बात करूं, डिवीजन कंपनी का इस तरह से होता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है। दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल और अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। 5 तरह की कंपनी है लायबिलिटीज के बेसिस पे। पहला लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय शेयर के ऊपर जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उसका फॉर्मेट कौन सी टेबल में दे रखा है, टेबल ए के अंदर, टेबल ए के अंदर। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी उसका फॉर्मेट किस में दे रखा है, टेबल बी के अंदर। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी है और शेयर कैपिटल भी है तो उसका फॉर्मेट है सी के अंदर। पहले 3 टेबल का पता चल गया। हाँ जी, पहले 3 टेबल का पता चल गया। जी सर। मंशा एंड सिमरन, जी सर। टेबल 4 जो है वो बात करता है अनलिमिटेड कंपनी की। टेबल डी, सॉरी, टेबल डी जो है वो बात करता है अनलिमिटेड कंपनी की, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। और टेबल ई का फॉर्मेट किस कंपनी के लिए है, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। तो ये अलग अलग फॉर्मेट है अलग अलग तरह की कंपनी के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है तो वो कौन सा फॉर्मेट, कौन सी टेबल का फॉर्मेट अडॉप्ट करेंगी, बताओगे? सर टेबल बी। टेबल बी। तो इस तरह से हर एक टाइप की कंपनी का जिस लाइबिलिटीज के बेसिस पे जो कंपनीज होती हैं उनकी टाइप्स ऑफ कंपनी के अकॉर्डिंगली अलग अलग तरह की क्या है, टेबल बना रखी है। तो आपकी कौन सी तरह की कंपनी है आप डिपेंड करता है और उसी तरह का फॉर्मेट फिर आपको उस टेबल में से चूज करना पड़ेगा। समझ आ गई, क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। अब बात करते हैं मेमोरेंडम। जब आप ड्राफ्ट करते हो ना, जब आप मेमोरेंडम बनाते हो एमओए, मेमोरेंडम के
टोटल 6 क्लोज होते हैं, 6 क्लोजेस। मेमोरेंडम के टोटल कितने क्लोज होते हैं? 6 क्लोजेस। पहला क्लोज होता है नेम क्लोज। नेम क्लोज हमें बताता है कि कंपनी का नाम क्या होगा, नाम के रिगार्डिंग जो भी रूल्स है वो नेम क्लोज के अंदर आते हैं। दूसरा होता है सिचुएशन क्लोज, इसको बोलो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज भी लिख लो इसको, रजिस्टर्ड ऑफिस। ये क्लोज हमें बताता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है। इस क्लोज में हमें कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस हमें बताना है कि किस स्टेट के अंदर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। इसके अंदर सिचुएशन क्लोज के अंदर स्टेट का नाम आता है। जैसे अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में है, तो हमें स्टेट बताना पड़ेगा, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। क्लियर है? तीसरा क्लोज होता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, जिसमें कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट क्या है और एंसिलरी ऑब्जेक्ट, एडिशनल ऑब्जेक्ट, एंसिलरी ऑब्जेक्ट क्या है वो भी बताना पड़ेगा। फोर्थ क्लोज होता है लाइबिलिटी क्लोज। फिफ्थ क्लोज होता है, अब लाइबिलिटी क्लोज कैसे हो सकता है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, अनलिमिटेड कंपनी है, या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, वो हमें बताना पड़ेगा। कैपिटल क्लोज की कंपनी की अथोराइज शेयर कैपिटल कितनी है, वो कैपिटल क्लोज में आता है। और लास्ट में सब्सक्रिप्शन क्लोज की कंपनी के सब्सक्राइबर्स कौन कौन है, जिनको हम फर्स्ट क्या कहते हैं, द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं वो। तो ये 6 क्लोज होते हैं मेमोरेंडम के अंदर। समझ आ गई? क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। सबसे पहले बात करते हैं नेम क्लोज की। नेम क्लोज के अंदर, नेम क्लोज हमें बताता है, नेम क्लोज के अंदर हम ये पता करके चलेंगे कि भाई कंपनी अगर लिमिटेड हुई तो उसके नाम के पीछे क्या लगेगा, कंपनी अगर पब्लिक हुई तो उसके नाम के पीछे लगेगा लिमिटेड, अगर कंपनी प्राइवेट हुई तो उसके नाम के पीछे लगेगा प्राइवेट लिमिटेड। बट लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वाला कंसेप्ट कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता? सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर। The name of the company with limited has the last word in the case of public company, and private limited as it is last word in case of private company. This shall not apply in case of company registered under section 8. ये हमने पढ़ रखा है ना, नेम क्लोज, हमने नेम के बारे में पढ़ रखा है जी सर। ठीक है ना। गवर्नमेंट कंपनी की अगर मैं बात करूं, सिमिलरली इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, द नेम ऑफ द कंपनी नीड टू एंड विद द वर्ड, नीड नॉट टू एंड विद द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी को भी अपने नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है। समझ आ गए? क्लियर है? अब बात करते हैं नेम क्लोज के अंदर, ये चीजें नेम क्लोज के अंदर बताता है। मेमोरेंडम बताता है कि भाई आपकी कंपनी का नाम किस तरह से होगा। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आप अपने नाम के पीछे लिमिटेड लगाओगे, अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो आप अपने नाम के पीछे प्राइवेट कंपनी लगाओगे। और भी कई चीजें होती हैं, हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं, जैसे एग्जांपल, पब्लिक कंपनी का एग्जांपल है विप्रो लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी का एग्जांपल है लाइफस्टाइल एंड मीडिया ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड। सेक्शन 8 कंपनी का नाम है टाटा फाउंडेशन। सेक्शन 8 अगर कोई और दूसरी कंपनी है जैसे ट्रफल हाउस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या है? वो 1 पर्सन कंपनी, ये 1 पर्सन कंपनी है। 1%। ट्रफल हाउस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड 1 पर्सन कंपनी। क्लियर है? ये तो बात हो गई कि भाई आपके नाम के पीछे लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कैसे लगेगा। आगे बात करते हैं, दूसरा चीज क्या कहता है सेक्शन 4 क्लोज 2 क्या, सब सेक्शन 2 क्या कहता है? सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 क्या कहता है? सेक्शन मेमोरेंडम का सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 ये कहता है कि भाई आपकी कंपनी का नाम, अगर आप कोई कंपनी बना रहे हो, आपकी कंपनी का नाम किसी दूसरी ऑलरेडी रजिस्टर्ड जो दूसरी कंपनी है उसके नाम से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए और रिजेंबल नहीं होना चाहिए। मान लो समीक्षा कोई कंपनी बना रही है, मंशा कोई कंपनी बना रही है, मान लो मंशा कोई कंपनी बना रही है, मंशा अपनी कंपनी का नाम मंशा लाइफस्टाइल रखना चाहती है, मंशा लाइफस्टाइल। मान लो इस नाम से कोई ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है तो मंशा इस नाम को यूज नहीं कर सकती। मान लो मंशा ने क्या किया, नाम को बदल के रख दिया, MNSA कर दिया मंशा, लेकिन ये भी मंशा ही है, ये रिजेंबल है,
तो ये नाम भी यूज नहीं कर सकते। समझ आ गई? तो सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 कहता है कि भाई आपकी कंपनी जी का सर। नाम किसी दूसरी कंपनी के नाम से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए और रिजेंबल नहीं होना चाहिए। समझ आ गई? ना ही सर आप यूनिक नेम होना चाहिए। आपका यूनिक नेम होना चाहिए भाई, ऐसा नाम जो कोई दूसरी कंपनी का नहीं है। ना ही आप किसी ठीक है। हाँ, ना ही आप कोई कंपनी का नाम ऐसा यूज करोगे जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लॉ के अंदर कोई ऑफेंस हो रहा है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में वो नाम क्या है, अनडिजायरेबल है। मतलब कोई आप ऐसा नाम यूज कर रहे हो जिसकी वजह से कोई ऑफेंस हो रहा है। भाई आपने कोई अपने नाम में कोई ऐसा मतलब जिसकी वजह से कोई ऑफेंस हो रहा है, मान लो आपने क्या लिख दिया, जैसे आपने लिख लिया मंशा टेररिस्ट प्राइवेट लिमिटेड, क्या यूज कर सकते हो ये इस तरह के वर्ड, नो मंशा सर। टेररिस्ट, नो या सर। आपके उसमें कोई ऐसा नाम यूज आ रहा है कि किसी तरह से कोई ऑफेंसिव नाम यूज आ रहा है, ऑफेंसिव नाम नहीं रख सकते आप ऐसा नाम, या कोई और तरह से नाम है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़रों में जो लगता है कि भाई ये नाम गलत है, तो ऐसा नाम भी आप अपनी कंपनी का नहीं रख सकते। समझ आ गई? जी सर। अब आइडेंटिकल नेम क्या होता है, हमने पढ़ा कि आपकी कंपनी का नाम किसी दूसरी कंपनी के नाम से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। आइडेंटिकल नेम क्या होता है, रूल 8 बात करता है आइडेंटिकल नेम के बारे में। रूल 8 कहता है, रूल 8 ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 प्रोवाइड दैट बिफोर ग्रांटिंग एनी नेम इट विल बी एग्जामिन वेदर नेम इज आइडेंटिकल विद एनी अदर नेम ऑफ द कंपनी या एलएलपी। अगर आप जब भी नाम लोगे, अपने नाम चुनोगे अपनी कंपनी का, या फिर आरओसी जब नाम ग्रांट करेगा तो वो पहले चेक करेगा कि क्या इस कंपनी का नाम किसी दूसरी कंपनी के नाम या एलएलपी के नाम से आइडेंटिकल तो नहीं है। नहीं। अब आइडेंटिकल नाम किस तरह से हो सकते हैं, मान लो आपने अपनी कंपनी का नाम रखा ये मंशा मंशा लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड, आपने अपनी कंपनी का नाम रखा मंशा लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड, और मान लो एग्जिस्टिंग कंपनी मंशा लाइफस्टाइल पीवीटी, मतलब शॉर्ट फॉर्म में प्राइवेट लिमिटेड है। तो ये प्राइवेट और प्राइवेट लिमिटेड अगर जहां पे भी प्राइवेट पीवीटी पीवीटी हाइफन करके ये पी करके ओपीसी पीवीटी, ये सारा एक ही माना जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई किसी कंपनी में नाम प्राइवेट पूरा है और मैं अपनी कंपनी का नाम पीवीटी कर लूं, नहीं, आप नहीं कर सकते। लोगों की नजरों में ये नाम सेम है, इनका मतलब एक है। तो ये सारे क्या होते हैं, आइडेंटिकल नाम होते ठीक हैं। है। समझ आ गई? कई बार हम जी सर। कॉर्पोरेशन का पूरा लिख सकते हैं, कॉर्पोरेशन लिख देते हैं कॉर्पोरेशन, कई बार कॉर्पोरेशन की शॉर्ट फॉर्म यूज हो जाती है, कई बार कॉर्प को ऐसे लिख देते हैं कॉर्प, ये सारा ही सेम माना जाता है, ये अलग अलग नहीं होता, ये सेम ही माना जाता है। कोई एलएलपी अपने नाम के पीछे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पूरा लिख देती है, कोई अपने नाम के पीछे एलएलपी लिख लेती है। मान लो सिमरन ने अपनी एलएलपी बनाई, सिमरन एलएलपी, और पता चला कि सिमरन लिमिटेड लाइबिलिटी के नाम से, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के नाम से ऑलरेडी है, तो सिमरन एलएलपी के नाम से नहीं बना सकती, क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और एलएलपी सेम ही माना जाएगा। समझ आ गए? क्लियर है? तो इसको बोलते हैं आइडेंटिकल। क्लियर है? जी सर। हाँ, ठीक है। तो आइडेंटिकल। यस सर। हाँ, मान लो और किन किन तरीकों से आइडेंटिकल हो सकता है। चलो ये तो हमने बात कर लिया कि ये तो जो हम लास्ट में वर्ड यूज होते हैं प्राइवेट लिमिटेड की, कोई शॉर्ट फॉर्म करके यूज कर रहा है, कोई प्राइवेट करके पूरा यूज कर रहा है, वो सारा एक माना जाता है। आगे किन किन तरीकों से आइडेंटिकल हो सकता है भाई, किसी मान लो जैसे रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, मान लो ये कंपनी का नाम है। आपने क्या किया, आपने कोई नई कंपनी बना ली और उसका नाम रख दिया रिलायंस
इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये तो सिंगुलर सेंस थी, आपने प्लूरल सेंस यूज कर ली, इंडस्ट्री को इंडस्ट्रीज कर दिया, और आप कहते हो कि सर उसका नाम तो इंडस्ट्री है और मेरी वाली का नाम तो इंडस्ट्रीज है। अगर ऐसे नाम भी आप यूज नहीं कर सकते, इसको भी आइडेंटिकल बोला जाएगा। अगर आप किसी में कोई वर्ड यूज कर रहे हो सिंगुलर और प्लूरल सेंस में, मान लो एक कंपनी थी ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड और आपने बना ली ग्रीन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, तो ये भी क्या माना जाएगा, ये भी आइडेंटिकल माना जाएगा, आइडेंटिकल माना जाएगा। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर। कोई डाउट? यस सर। नो। यस सर। हाँ, तो ये सारे इन तरीकों से क्या होते हैं, आइडेंटिकल नेम होते हैं। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं सारे कि भाई आपकी कंपनी का नाम दूसरी कंपनी के नाम से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए। समझ आ गए? ये सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो इनको आप पढ़ना। जी सर। हाँ, इनको आप एक बार पढ़ लेना कि किन किन तरीकों से इन्होंने आइडेंटिकल बोला है। क्लियर है? आगे बढ़े। जी सर। हाँ, यस सर। अब आता है, हमने आइडेंटिकल पढ़ लिया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में कंपनी का नाम अनडिजायरेबल है। अब ये अनडिजायरेबल नेम क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है अनडिजायरेबल नेम? इसके लिए रूल 8A दिया गया है। रूल 8A, रूल 8A कहता है कि भाई अनडिजायरेबल नेम क्या होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में किन किन नेमों को बोला जाएगा कि ये अनडिजायरेबल है। पहला देखो, नेम के रिगार्डिंग कि भाई कोई कंपनी कौन सा नाम यूज कर सकती है, उसके लिए एक अलग से एक्ट है। एक्ट कौन सा है? एम्बलम एंड नेम प्रिवेंशन एंड इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। अगर कोई भी नेम प्रोहिबिटेड है, कौन से में? सेक्शन 3 ऑफ द एम्बलम एंड नेम प्रिवेंशन एंड इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। अगर उस एक्ट के अंदर कोई भी नेम प्रोहिबिटेड है तो आप उस नाम को यूज नहीं कर सकते। ये एक्ट जो है जिस नाम को बोलता है कि भाई आप ये नाम यूज नहीं कर सकते, फिर भी कंपनी उस नाम को यूज करती है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में क्या बोला जाएगा? अनडिजायरेबल नेम बोला जाएगा। समझ आ गए? यस सर। यस सर। भाई कोई आप ऐसा नाम यूज कर रहे हो, कोई आप ऐसा नाम यूज कर रहे हो जिसके रिगार्डिंग क्या है, ऑलरेडी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी क्या है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है जिसके रिगार्डिंग, तो आप वो नाम भी यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? समझ आ गई? जिसका जी ऑलरेडी सर। ट्रेडमार्क ले रखा है नाम का, तो उस नाम को भी आप नहीं कह सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई ये अनडिजायरेबल नेम है। तीसरा क्या है, अगर कंपनी का नाम किसी दूसरी कंपनी से या किसी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर से क्या कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है, भाई उसी जैसा नाम लग रहा है, तो वो भी आप यूज नहीं कर सकते। या फिर आपके नाम के, आपके कंपनी के नाम के अंदर कोई ऐसा वर्ड है जो कि क्या है, ऑफेंसिव है। आपने अपने नाम में पाकिस्तान यूज कर लिया, ऑफेंसिव है। आपने अपनी उसमें आतंकवादी यूज कर लिया, ऑफेंसिव है। आपने अपने नाम में खालिस्तानी यूज कर लिया, ऑफेंसिव है। आपने नक्सलवादी यूज कर लिया, ऑफेंसिव है। ऐसे ऐसे नाम अगर आपने यूज कर लिए, तालिबानी है, इस तरह के नाम यूज कर लिए, ये क्या है, ऑफेंसिव है। क्लियर है? जी सर। हाँ, आप अपने कंपनी के नाम में ब्रिटिश इंडिया यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ब्रिटिश इंडिया यूज। अगर आप करते हो तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नजरों में क्या है, अनडिजायरेबल नेम है। आप अपने कंपनी के नाम के अंदर स्टेट वर्ड यूज नहीं तो कर सर सकते। जैसे फॉरेन कंपनी है तो फिर? फॉरेन कंपनी है तो फॉरेन कंपनी का नाम उसके नाम के अकॉर्डिंगली बनता है। जैसे क्या है, अमेजोन है, जी सर। अमेजोन एलएलसी है, यूके की कंपनी। जैसे कोई भी ऐसी फॉरेन कंपनी हाँ, आई, उसने तो अपना अमेजोन ब्रिटिश के नाम जैसे के आगे नाम रख हमेशा लिया क्या तो लिखता फिर? है, अमेजोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अमेजोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। भाई अगर मैं गूगल की बात करूं, गूगल, गूगल एलएलसी, तो गूगल क्या बनेगी यहाँ पे, गूगल इंडिया। इंडिया अगर वो बाहर इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहती है तो फॉरेन की कंपनी के नाम के बाद इंडिया वर्ड यूज होता है, भाई इंडिया लगा सकते हो आप क्योंकि वो इंडिया में है। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर। यस सर। आप किसी भी कंपनी का नाम किसी कंटिनेंट से, किसी कंट्री से या किसी स्टेट से, आप अपनी कंपनी का नाम ये नहीं रख सकते इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड। खाली अगर आपने अपनी कंपनी का नाम यही लिख दिया
कि मैं तो अब इंडिया के नाम से कंपनी बना रहा हूँ और मेरी कंपनी का नाम रहेगा इंडिया लिमिटेड, मेरी कंपनी का नाम रहेगा हरियाणा लिमिटेड, मेरी कंपनी का नाम रहेगा महाराष्ट्र लिमिटेड, पंजाब लिमिटेड, नहीं, नहीं कर सकते। तो ये सारे क्या होते हैं, अनडिजायरेबल नेम होते हैं। समझ आ गई? खुश हो बच्चों या नहीं हो? जी सर, आ गई समझ में। एंजॉय कर रहे हो लाइफ तुम लोग? हाँ भाई, एंजॉय कर रहे हो कुछ लाइफ? तो सीएस करने के बाद करेंगे होंगे। सिमरन तो काफी एंजॉय कर रही है लाइफ, है ना सिमरन? सर मैं कहाँ enjoy- और क्या यार, चलो आगे बढ़े। मेरे तो पास तो 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता। क्या कह रहे हो? हाँ जी, अच्छा, आगे बढ़े। हाँ जी, जी सर। हाँ, आप अपने कंपनी के नाम में कुछ ऐसे वर्ड तब ही यूज कर पाओगे जब आप पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल ले लोगे। ये कुछ वर्ड दे रखे हैं। अगर आप अपनी कंपनी के नाम में बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी, अंडरटेकिंग, नेशनल, यूनियन, सेंट्रल, फेडरल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, खादी विलेज इंडस्ट्री, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल, पंचायत डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये अगर नाम आपको पंचायत डेवलपमेंट अथॉरिटी, मिनिस्टर, नेशन, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, डेवलप, अगर ये वर्ड अगर आपको अपनी कंपनी के नाम में यूज करने हैं तो आप तब तक यूज नहीं कर पाओगे जब तक कि आप क्या ना कर लो, सेंटर गवर्नमेंट की अप्रूवल ना ले लो। क्लियर है? आपको नहीं ये नाम यूज करने के लिए अपनी जी सर, कंपनी जी में, सर। अगर आप कह रहे हो कि मैं अपनी कंपनी का नाम वो मंचा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रखना चाहती हूँ, तो पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इनमें से कोई भी नाम जी सर। अगर आप यूज करना चाहते हो तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। क्लियर है? समझ आ गए? जी सर। आगे बढ़े। यस सर, समझ आ रहा है यहाँ तक? यस सर। हाँ जी, चलो आ जी रहा है। आगे सर। ये तो ये बढ़ते काफी मुश्किल है सर। हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रिकॉशन टू बी टेकन बिफोर अप्लाइंग फॉर द नेम ऑफ द प्रपोज कंपनी। मान लो आप अपनी कंपनी बनाना चाहते हो और आपने अपनी कंपनी का नाम रखा, आप अपनी कंपनी का कोई नाम रखना चाहते हो, तो नाम सबसे पहले आपको कंपनी बनाने से पहले अपने नाम के लिए अप्लाई करना पड़ता है कि भाई मैं अपनी कंपनी का नाम ये रखना चाहती हूँ। तो पहले आपको नाम के लिए अप्लाई करना पड़ता है। बाद में जब नाम अप्रूव हो जाता है ना आपकी कंपनी का, फिर आपकी कंपनी बनती है। हाँ जी फिर आप सर, कंपनी, हाँ बताओ। ये सब चीज, हाँ जी, ये सभी चीजें मेमोरेंडम में मेंशन होंगी ऐसे डिटेल में ये सारी चीजें कि ऐसा नहीं रखा। नेम क्लोज के अंदर, देखो क्या होता है, मेमोरेंडम बताता है, मेमोरेंडम के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। कंपनी का मेमोरेंडम जो होता है बुकलेट की फॉर्म में होता है। किन्हीं किन्हीं कंपनी का मेमोरेंडम 200-200 पेज का होता है, किन्हीं किन्हीं कंपनी का मेमोरेंडम 500-500 पेज का भी हो जाता है, पूरी एक बुक की तरह हो जाता है। ठीक है ना? हाँ तो जी, ये बुकलेट की फॉर्म जी में होता सर। है। इसके अंदर ये कंपनी का नेम तो हमने ऑलरेडी रख लिया होगा मेमोरेंडम जब हम बनाते हैं, फिर ऐसी चीजें दोबारा मेंशन नहीं करने की क्या नहीं नीड है नहीं मैम? नहीं नहीं नहीं, क्या है कि भाई सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपको, जब भी कंपनी बनाओगे, जब प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे, सबसे पहले क्या होता है कि मान लो मैंने आपको बोला, आप, मैं क्लाइंट हूँ और आप कंपनी सेक्रेटरी हो, आप मेरे पास आए, मान लो मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, आप मेरे पास आए कि सर मुझे कंपनी बनानी है, और मैं सबसे पहले आपको बोलूंगा कि आपको किस तरह की कंपनी बनानी है। आपको प्राइवेट बनानी है, आपने बोला कि सर प्राइवेट कंपनी बनानी है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मुझे नाम सुजेस्ट करना पड़ेगा अपनी कंपनी का, फिर मैं चेक करूंगा कि ये नाम अवेलेबल है या नहीं है। मान लो अगर अवेलेबल हुआ तो चेक फिर, कहाँ पर करेंगे? हाँ, एमसी की वेबसाइट पे, अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ ठीक है। कॉर्पोरेट की अफेयर की जो वेबसाइट पे, वेबसाइट है। जो हमने जी सर। एमसी 21 पढ़ा था ना चैप्टर, जी सर, जी सर। हाँ, वो सारा तो फिर उसके ना उसी ऐसे नाम के अंदर मतलब डायरेक्ट ये नाम डालो और आ जाएगा डायरेक्ट। आ जाएगा। वहां पे क्या होगा, पहले आपको ना चेक करना पड़ेगा, अपनी खुद से आरएनडी करनी पड़ेगी पहले कि भाई ये नाम ठीक है, अवेलेबल है या नहीं है। वो कंपनी सेक्रेटरी बताता है कि सर नाम अवेलेबल है, आप ये हाँ नाम जी, रख लो। अगर नाम अवेलेबल नहीं हुआ तो फिर आपको सुजेस्ट कर देगा कि आपकी कंपनी के ये नाम रखे जा सकते हैं। फिर हाँ जी सबसे सर, पहले, हाँ हाँ, जी, वो तो सही है, बट जो कंपनी का लाइक मेमोरेंडम है, अब हमारी कंपनी है उसका मेमोरेंडम है, उसमें क्या नेम क्लॉज में सभी चीजें ऐसे मेंशन होगी? नेम तो हमने ऑलरेडी रख लिया कंपनी का। ये ना पूरा पता क्या होता है, फॉर्मेट होता है, ये फिर भी डला पड़ता है, ये आप फॉर्मेट अडॉप्ट करते हो, ये चीजें होती हैं उसके अंदर। ठीक है ना? ठीक है, हाँ, ये चीजें होती हैं उसके अंदर कि भाई आपकी कंपनी का नाम ये होगा। लेकिन देखो मैं बात कर रहा हूँ कि नेम क्लोज की थोड़े चीजें, पूरा ये चीजें नहीं होती।
जो ये रूल पढ़ रहे हैं ना, रूल 8A, ये तो कंपनीज एक्ट का पढ़ रहे हैं, ये हाँ कंपनीज जी एक्ट में है। हाँ जी, कंपनीज एक्ट बता रही है कि मेमोरेंडम में हाँ क्या क्या। हाँ जी हाँ, ये कंपनीज एक्ट बता रहा है। हम इसमें जो मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम ओनली डिफाइन द नेम ऑफ द कंपनी, कि द नाम ऑफ द कंपनी, नेम क्लोज के अंदर कंपनी का सिर्फ नाम आता है, ठीक है ना। हाँ भाई हाँ हाँ जी, अब ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं डिटेल में। हाँ, तो फिर क्या Yes. होता है, अब दो चीजें होती है, आपकी कंपनी का नाम आपका जो बिजनेस है उससे मिलता जुलता होना चाहिए। मान लो आपको कपड़े का बिजनेस है, तो आपके कंपनी, आपके बिजनेस जो है आपकी कंपनी के नाम में रिजेंबल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको देखने से पता चल जाए कि ये कंपनी का बिजनेस कपड़े से रिलेटेड है। जहाँ जैसे आपने जी सर। रख लिया अपनी कंपनी का सिमरन टेक्सटाइल लिमिटेड, मतलब कपड़े से रिलेटेड। भाई टेक्सटाइल का काम है, कपड़े से रिलेटेड कोई काम है, हो सकता है गारमेंट्स लिमिटेड, मतलब कपड़े का काम है। तो इस तरह से आपका बिजनेस रिजेंबल होना चाहिए, नाम में पता होना चाहिए, ठीक है ना। जी सर। हाँ, तो सबसे पहला स्टेप होता है नाम अप्लाई करने का। हम नाम अप्लाई करते हैं, मान लो हमें नाम मिल गया, फिर हम नाम अप्रूव होने के बाद फिर प्रिपरेशन करते हैं डॉक्यूमेंट की। फिर हमारा बनता है मेमोरेंडम पूरे का पूरा, फिर बनता है पहले आर्टिकल नाम के लिए अप्रूवल करेंगे, फिर उसके बाद मेमोरेंडम के लिए करेंगे पूरा, पूरे का। उसके हाँ अंदर डालेंगे देखो, हमें सिर्फ, रजिस्टर। हाँ हमें मेमोरेंडम का सिर्फ जब नाम अप्लाई करते हैं ना, मेरी बात हमेशा ध्यान से रखना, जब नाम जी अप्लाई सर। करते हैं मेमोरेंडम का सिर्फ वो पेज देते हैं जहां पर कंपनी के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना, कि कंपनी का बिजनेस क्या होगा वो बता दिया जाता है। कि बिजनेस हमें थोड़ा सा बस डिफाइन करना पड़ता है बिजनेस के बारे में, कि कंपनी क्या बिजनेस करेगी। तो सिर्फ नाम अप्लाई करते टाइम वो बिजनेस जहां पे कंपनी का बिजनेस के बारे में अपने मेमोरेंडम में बता रखा है ना, जी वही सर। पेज आपको अपलोड करना पड़ता है। बाकी सारा मेमोरेंडम आप जब इनकॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन लगाओगे, जब फॉर्म फाइल करोगे, ये सारे डॉक्यूमेंट तब फाइल होते हैं बाद में, ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ, तो मतलब अब सबसे पहले आपको जब नाम अप्लाई करना है तो कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहला, प्रपोज नेम एग्जैक्टली आइडेंटिकल रिजेंबल फोनेटिकली टू द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। भाई क्या है, किन किन रीजंस की वजह से, यहाँ पे बता रहा है कि भाई किन किन रीजंस की वजह से आपका नाम जो है रिजेक्ट हो सकता है। आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं रखा तो इन कारणों की वजह से आपका नाम रिजेक्ट हो सकता है। पहला कारण क्या है कि भाई आपका नाम जो है किसी दूसरी कंपनी के नाम से मिलता था, रिजेंबल होता था। नाम जो था आपकी कंपनी का, उसमें क्या है, कोई ऐसा वर्ड था जिस वर्ड से रिलेटेड क्या है, ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क ऑलरेडी ठीक है सर। ट्रेडमार्क है। आपने कोई, मान लो कोई गलत फॉर्म को फिल करते टाइम आपने कोई गलत कैटेगरी चूज कर ली, है ना। जब फॉर्म फिल करते हैं नाम अप्लाई करने के टाइम पे आपने कोई गलत क्लास, गलत कैटेगरी, गलत टाइप ऑफ कंपनी चूज कर लिया। मान लो आप प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हो लेकिन आपने सिलेक्ट पब्लिक कंपनी कर लिया, फॉर्म में आपने गलती कर ली सिलेक्ट करने में, तो आपका नाम रिजेक्ट हो जाएगा। समझ आ गई। एक एनआईसी कोड होते हैं हर एक, मान लो आपका टेक्सटाइल का बिजनेस है, टेक्सटाइल बिजनेस के लिए अलग से गवर्नमेंट ने कोड बता रखा है, वो आपको एमसीए की वेबसाइट पे ही मिलता है एनआईसी कोड। आप गूगल भी सर्च करोगे एनआईसी कोड आपको मिल जाएंगे एनआईसी कोड। हर एक कंपनी का, हर एक इंडस्ट्री का अलग एनआईसी कोड होता है। मान लो आपने फॉर्म के अंदर गलत एनआईसी कोड डाल दिया, तब भी आपका नाम रिजेक्ट हो सकता है। आपकी कंपनी का नाम डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव मतलब आपने कुछ भी नाम रख दिया, एसएम प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि एसएम का मतलब क्या है। एसएम का मतलब क्या है, तो ये नाम आपको नहीं मिलेगा जब तक आप बता ना दो कि एसएम की फुल फॉर्म क्या है। ये नाम नहीं मिलेगा आपको। आपने कुछ भी नाम अपनी मर्जी से कुछ भी रख दिया, नहीं, एक रीजन होना चाहिए। अगर आप एसएम ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या है। अगर इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है, ऐसे ही आपने रख दिया, ये नाम आपको नहीं मिलेगा। समझ आ गई। कोई भी ऐसे एब्रीविएशन यूज कर ली, सेम मीनिंग है इसका भी, कोई जिसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। समझ आ गई। अगर आप अपनी नाम के अंदर फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, होल्डिंग, इंश्योरेंस ऐसे वर्ड का यूज कर रहे हो तो ऐसे नाम के लिए भी आपको रिजेक्शन मिलेगी। आप अपने नाम के लिए ये, आप अपनी कंपनी के नाम में फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, होल्डिंग, इंश्योरेंस तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक कि आप
अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं ले लो। समझ आ गई? आपने अपने, जी सर। हाँ भाई, आपने कोई ऐसा नाम यूज किया है जो कि क्या है, वेग है, मतलब वेग मतलब बेकार नाम है, जिसके लिए ट्रेडमार्क भी सर्टेन नहीं है, तो भाई वो भी यूज नहीं कर सकते। आपने कोई ऐसा वर्ड यूज कर लिया कि जिसको यूज करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल जरूरी थी, लेकिन आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं ली, तो वो नाम भी आप यूज नहीं कर सकते। आपने कोई अनडिजायरेबल नेम यूज कर लिया, वो भी नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपका, अगर ये रीजन दे रखे हैं आपको ये लर्न करने पड़ेंगे, आप लर्न कर लेना। सारे के सारे लर्न ना करके एटलीस्ट आपको 6 से 7 रीजन पता होना चाहिए, ताकि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई किन किन रीजंस की वजह से कंपनी का नाम रिजेक्ट हो सकता है, तो आपको रीजन पता होना चाहिए। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? जी सर। यस सर। कोई डाउट? नहीं सर। सिमरन? हाँ जी सिमरन। सर वो क्लास में नहीं है शायद। सिमरन चली गई है, क्लास में नहीं हो है? गया उसका। अच्छा, जी सर। नहीं है। हाँ आगे चलें। जी सर। हाँ, यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक कोई डाउट किसी तरह का? नो सर, कोई डाउट नहीं है। तो ठीक। सर ये पॉइंट लिखने को आएंगे, डायरेक्ट ये पॉइंट लिख दे बस। हाँ, इसमें कुछ नहीं है, जर्नल है पूरा। ठीक है। ठीक है ना? ओके सर। अब बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ नेम की। जी सर। जी सर। रिजर्वेशन, हाँ, रिजर्वेशन ऑफ नेम। भाई किस तरह से रिजर्वेशन ऑफ नेम होती है? अगर कंपनी को अपने नाम के लिए अप्लाई करना है तो किस तरह से अप्लाई करना है? इसके लिए सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 दे रखा है। रिजर्वेशन ऑफ नेम लिखो फॉर न्यू कंपनी, फॉर न्यू कंपनी, फॉर एग्जिस्टिंग कंपनी। रिजर्वेशन ऑफ नेम फॉर न्यू कंपनी और रिजर्वेशन ऑफ नेम फॉर एग्जिस्टिंग कंपनी। जो अगर कोई भी कंपनी, नई कंपनी नाम के लिए अप्लाई कर रही है, तो वो एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में लगाएगी? एप्लीकेशन लगाएगी स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर, जिसको बोला जाता है INC 32। स्पाइस प्लस फॉर्म है, ये वेब बेस्ड फॉर्म होता है, वेब बेस्ड। इसमें क्या लगाएगी? नाम एप्लीकेशन के लिए, नाम के लिए एप्लीकेशन लगाएगी, अपने नाम को रिजर्व कराने के लिए एप्लीकेशन लगाएगी। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर। अगर कोई जी सर। एग्जिस्टिंग कंपनी है, मान लो अब कोई कंपनी थी, वो अपना नाम चेंज करना चाहती है। अब नाम चेंज करने के लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म दे रखा है। प्लेटफॉर्म का नाम लिखो, क्या है? MCA में ही अलग से प्लेटफॉर्म है, रन रिजर्व यूनिक नेम, रिजर्व यूनिक नेम। एग्जिस्टिंग कंपनी जब अपना नाम चेंज करना चाहती है और नया नाम रिजर्व करवा रही है, उसके लिए एप्लीकेशन कहाँ लगेगी? रन के अंदर लगेगी, रिजर्व यूनिक नेम प्लेटफॉर्म के अंदर लगेगी। समझ आ गए? क्लियर है? दोनों समझ आ गया? जी सर। जी सर। नाम Yes, रिजर्वेशन के लिए जो एप्लीकेशन की फीस होती है, लिखो एप्लीकेशन की जो फीस लगती है वो लगती है ₹1000, 1000 रुपये। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अगर कोई नई कंपनी अपने नाम के लिए रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर रही है, तो वो कहाँ अप्लाई करेगी? सर नई कंपनी, हाँ, सर वो स्पाइस प्लस में करेगी, स्पाइस प्लस में करेगी, और और जो पुरानी एग्जिस्टिंग कंपनी कंपनी है अगर करेगी। उसे अपना नाम, क्लियर है? समझ आ गई?
वो रन में करेगी हाँ। ये रन। यस सर। क्लियर है, समझ आ गए। अब Yes. बात करते जी। हैं रिजर्वेशन ऑफ नेम की। भाई मान लो नई कंपनी ने नाम के लिए अप्लाई किया था, समझ आ गए। नई कंपनी ने एप्लीकेशन जी लगाई, सर। आरओसी ने उसकी एप्लीकेशन को चेक किया, तो आरओसी उसका नाम अप्रूव कर देगी और उसका नाम कम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने दिन के लिए रिजर्व करेगी। उसका नाम जो रिजर्व होगा, अगर आरओसी को क्या लगा सारी इंफॉर्मेशन ठीक है, तो उसका नाम रिजर्व कर देगी फॉर अ पीरियड ऑफ 20 days, फॉर अ पीरियड ऑफ 20 days, समझ आ गए। फॉर अ पीरियड ऑफ 20 days Yes, फ्रॉम sir. द डेट ऑफ अप्रूवल, फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। सर थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दो, एक्चुअली मुझे कॉल आ गई थी, तो फिर ऊपर से बता दो बस। हाँ, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि भाई अब आपको पता चल गया कि आपको जब नाम के लिए अप्लाई करना है तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, समझ आ गई ये बात। तो हाँ हाँ, अब हाँ जी। आपको पता चल गया, आप एप्लीकेशन लगा रहे हो, आप नाम चेंज अपने रिजर्वेशन के लिए अपने नाम अप्लाई कर रहे हैं। नाम अप्लाई दो के लिए होता है, नई कंपनी के लिए और एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए। एग्जिस्टिंग कंपनी किस पर्पज के लिए नाम रिजर्वेशन के अप्लाई करेंगे कि वो अपना नाम चेंज करना चाहती है। जैसे पहले ग्रूफर हुआ हाँ जी। करती थी तो उसने अपना नाम चेंज करके ब्लिंकिट कर लिया, तो अगर उसको अपना नाम चेंज करना है तो वो एप्लीकेशन कहाँ लगाएगी और नई कंपनी अपना नाम के लिए कहाँ अप्लाई करेगी। नई कंपनी को जब अपना नाम अप्लाई करना है तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि वेब बेस्ड है, जिसका नाम है स्पाइस प्लस, जिसको क्या बोला जाता है, INC32 बोला जाता है। ये वेब बेस्ड फॉर्म है। और एग्जिस्टिंग कंपनी जब अपना नाम रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करेगी तो एग्जिस्टिंग कंपनी कहाँ अप्लाई करेगी, रिजर्व यूनिक Run नेम में। के ऊपर, समझ आ गई। जी सर। यस सर। एनी डाउट। ठीक है। तो यहाँ नो पे सर। स्पाइस प्लस में अगर मैं बात करूँ, स्पाइस प्लस में कंपनी ने जो एप्लीकेशन लगाई है और आरओसी ने उस एप्लीकेशन को चेक कर लिया है, तो उसका नाम जो है मिनिमम, उसका नाम जो है आरओसी कितने दिन के लिए रिजर्व कर देगी, 20 दिन के लिए। 20 दिन के लिए 20 मानो आरओसी ने आपको बोला, मान लो बच्चा होता है कोई, न्यू बोर्न बेबी होता है, पंडित जी ने बोल दिया कि भाई आप क्या कर सकते हो, इस बच्चे का नाम कुछ भी रख सकते हो, कोई भी नाम सुजेस्ट कर दिया पंडित जी ने, भाई ये नाम इसकी राशि के अकॉर्डिंगली ठीक निकल रहा है, ये नाम आप रख दो। बट क्या है, एक टाइम पीरियड है, मान लो पंडित जी ने बोल दिया कि भाई आप अगर शुभ मुहूर्त है ये 20 दिनों का, अगर आप इसमें रखना चाहो तो बहुत अच्छा दिन है, रख सकते हो। उसके बाद शायद मुहूर्त निकल जाए तो क्या पता कोई दूसरा नाम रखना पड़े। तो ऐसे ही कंपनी के केस में होता है, आरओसी बोलता है कि भाई आपको 20 दिन का टाइम दिया जाता है, 20 दिन के लिए आपको हम आपका नाम रिजर्व करके देते हैं। अगर आपने 20 दिन के अंदर अंदर ये जो आपका नाम रिजर्व हुआ है, आप अगर आपने यूज कर लिया तो ठीक है, अगर आप इस नाम को यूज नहीं करते, इस नाम को यूज करके अगर आपने कंपनी बनाने के लिए एप्लीकेशन लगा दी तो ठीक है, अगर नहीं लगाई तो भाई फिर आपका ये नाम जो हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आपको दोबारा से नाम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। समझ आ गई, क्लियर है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जी सर। हाँ जी जी। सर। और दूसरा चीज मैं बात करना चाह रहा हूँ, रिजर्व यूनिक नेम प्लेटफॉर्म के अंदर, रिजर्व यूनिक प्लेटफॉर्म के अंदर, रिजर्व यूनिक प्लेटफॉर्म के अंदर कोई भी कंपनी रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए या फिर चेंज ऑफ नेम के लिए अप्लाई कर रही है, तो आरओसी उसका नाम कितने दिनों के लिए रिजर्व कर देगा, 60 डेज के लिए रिजर्व कर देगा। कितने दिन के लिए रिजर्व कर देगा, 60 डेज के लिए रिजर्व कर देगा। अगर उसने 60 डेज में 60 उस days। नाम का यूज कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं करती तो वो नाम कैंसिल हो जाएगा और उसको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ आ गई। जी सर। हाँ, यस सर। ये सेम टू तो सेम है, यही सब चीजें कंपनी लॉ में भी है। यही सब चीज ये सर कंपनी लॉ जो में ही है। रिजर्व यूनिट जी एग्जिस्टिंग सर। कंपनी के लिए नेम, जो एग्जिस्टिंग कंपनी मतलब वो 60 डे तक अपना नेम वो रख सकती है, हाँ हाँ हाँ, ऐसे।
मतलब कि भाई जो मान लो रिजर्व यूनिक नेम प्लेटफॉर्म पर किसी कंपनी ने अपना नाम चेंज करने के लिए अप्लाई किया था। मान लो भाई कंपनी कहना चाह रही थी कि मेरा नाम ए लिमिटेड है, मैं अपना नाम चेंज करके बी लिमिटेड करना चाहती हूँ, ठीक है। उसको बोल दिया कि भाई हाँ, हम आपका जो ये बी लिमिटेड आप नया नाम यूज करना चाहते हो अपने लिए, हम इसको रिजर्व करते हैं, 60 दिन का टाइम आपको देते हैं, आप एप्लीकेशन लगा के अपना नाम चेंज करवा लो, ठीक है ना। बट उसने एप्लीकेशन लगा के नाम चेंज नहीं करवाया अपना, तो भाई वो 60 दिन के बाद जो वो नया नाम उसका रिजर्व किया था बी लिमिटेड, वो कैंसिल हो जाएगा। हो सकता है कंपनी किसी आरओसी किसी दूसरी कंपनी को वो नाम दे दे, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी है कि उसी के लाइफ टाइम उसी के लिए रिजर्व करके रखेगी। हो सकता है कोई दूसरी कंपनी आके बोल दे कि मुझे अपनी कंपनी का नाम बी लिमिटेड रखना है, तो क्या पता आरओसी 60 डे के बाद उस कंपनी को बी लिमिटेड नाम दे दे, और जब उसको मिल जाएगा तो थोड़ी ये थोड़ी यूज कर पाएगी फिर उसको। एक टाइम पीरियड होता है कि भाई आरओसी के हाथ में है कि कोई सा भी नाम किसे भी दे दे। फिर अंदर आरओसी अपना अपनी एप्लीकेशन फिल करवा दो, हाँ ऐसे होता है। हाँ भाई क्या होता है जब एक बार नाम रिजर्व हो जाता है ना, फिर आपको बोला जाता है कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट ठीक है। करो, जी सर। अपना नाम चेंज करवाओ या अपना नाम नई वो इनकॉर्पोरेशन करवाओ अपनी कंपनी का, कंपनी बनवाओ अपनी, अगर नई कंपनी है तो। मान लो आपने सिमरन ने बोला कि मैं अपनी कंपनी का नाम सिमरन टेक्सटाइल कुछ भी रखना चाहती हूँ, आपने आरओसी में अप्लाई कर दिया कि मैं अपनी कंपनी का नाम सिमरन टेक्सटाइल रखूंगी, तो आरओसी ने इसको बोल दिया कि भाई ठीक है, आप अपनी कंपनी का नाम जो आप नई कंपनी बना रहे हो, 20 दिन का टाइम है आपके पास, आप नई कंपनी बना लो सिमरन टेक्सटाइल से। लेकिन अगर आप 20 दिन तक कोई भी अगर आप एप्लीकेशन नहीं लगाते अपनी कंपनी बनाने की, तो 20 दिन बाद आपका नाम एक्सपायर हो जाएगा, फिर आप दोबारा से नाम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। जी सर। हाँ आगे बढ़े। यस सर। ये सेम टू सेम है, इसको दोबारा करेंगे नहीं। कॉमन रीजन फॉर नेम रिजेक्शन, जो हमने ऊपर पढ़ा ना कि नेम रिजेक्शन के रीजन क्या हो सकते हैं, सेम वही के वही है, तो ये हम दोबारा से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हाँ जी। पहला क्लोज खत्म होता है, कौन सा क्लोज? नेम क्लोज। कौन सा क्लोज खत्म होता है? नेम नेम क्लोज। नेम क्लोज समझ आ गया? नेम क्लॉज। हाँ। दूसरा जी सर। क्लोज हमारे पास आता है सिचुएशन क्लोज। सिचुएशन क्लोज मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएशन। हाँ, सिचुएशन का मतलब होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, जगह के बारे में। मेमोरेंडम के अंदर आपको ठीक। जिस भी एरिया में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो आपको पूरा रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बताना होता, आपको स्टेट का नाम बताना होता है कि भाई मेरे जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो, मान लो आपकी कंपनी है लुधियाना में, आपने कंपनी बनाई, तो आपको स्टेट बताना पड़ेगा अपने मेमोरेंडम में कि भाई मेरी कंपनी कहाँ पे है, पंजाब के अंदर है, स्टेट ऑफ पंजाब। Situation clause, the name of state in which the registered office of the company is to be situated must be given in the memorandum, but the exact address of registered office is not required to be stated therein। but क्या है कि भाई आप एग्जैक्ट एड्रेस ना बता के सिर्फ अपने स्टेट का नाम बता दो कि भाई मेरी कंपनी पंजाब के अंदर है, या मेरी कंपनी गुजरात के अंदर है, या मेरी कंपनी मध्य प्रदेश के अंदर है। अब ये बताओ, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट, within 30 days of the company incorporation and all the time thereafter, the company must have a registered office to which all the communication and notice will be sent। मतलब कंपनी के इनकॉर्पोरेट हो जाने के 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को आरओसी को नोटिस देके बताना पड़ेगा कि भाई मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा है, जहाँ पे कम्युनिकेट किया जा सकता है, कोई भी नोटिस इशू किया जा सकता है, कि जहाँ पर अगर कोई कम्युनिकेट करे ऑफिस पे तो ये मेरा एड्रेस है, यहाँ पे अगर कोई मुझसे मिलना चाहे, कोई नोटिस इशू करना चाहे तो इस एड्रेस पे हो सकता है। समझ आ गई? तो वो 30 दिन के अंदर बताना पड़ेगा। क्लियर है? रजिस्टर ऑफिस का नाम नहीं बताने में, रजिस्टर्ड ऑफिस का पूरा रजिस्टर ऑफिस का पूरा बताना पड़ेगा। वो नोटिस के अंदर बताना पड़ेगा, ठीक है ना। मेमोरेंडम में तो सिर्फ आपको स्टेट बताना है, लेकिन जब 30 दिन में आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो आपको पूरा एड्रेस अपना बताना पड़ेगा, आपको नोटिस देना पड़ेगा, और नोटिस जो देना पड़ेगा वो INC 22 फॉर्म के अंदर देना पड़ेगा। वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी मस्ट आल्सो फर्निश टू रजिस्टर वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। भाई जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी उसके 30 दिन के अंदर आरओसी में कंपनी को INC 22 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, और ये बताना पड़ेगा कि भाई मेरी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस पूरे का पूरा ये का ये है। समझ आ गई?
क्लियर है? जी सर। जी। बट INC 22 is not required to be filed with Spice Plus if a company is registered with the same address as the address for the correspondence. In case of the registered of address is different, INC 22 is required to be filed within 30 days of incorporation for the intimating the registered office of the company. मान लो देखो क्या होता है, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए जो फॉर्म होता है उसका नाम है स्पाइस प्लस। क्या नाम है? वेब बेस्ड फॉर्म जी होता सर। है ये स्पाइस प्लस। स्पाइस प्लस। इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। स्पाइस प्लस के दो पार्ट होते हैं फॉर्म के। पहला होता है पार्ट ए। पार्ट ए जो होता है इसको बोला जाता है एप्लीकेशन फॉर नेम रिजर्वेशन। नेम रिजर्वेशन जो पार्ट ए होता है वो होता है एप्लीकेशन फॉर नेम रिजर्वेशन, और जो पार्ट बी होता है वो होता है इनकॉर्पोरेशन, एप्लीकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। उसके में हम इनकॉर्पोरेशन करवाते हैं। जब आपका पार्ट ए अप्रूव हो जाता है, आपका नाम अप्रूव हो गया, उसके बाद आप पार्ट बी अपना सबमिट कर सकते हो साथ के साथ। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर। हाँ। यस सर। और पार्ट बी के अंदर मान लो आपने अपने कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस पूरा बता दिया स्पाइस प्लस में ही, आपने बता दिया कि मेरी कंपनी का पूरा रजिस्टर्ड ऑफिस ये होगा, आपने स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर ही बता दिया, और मान लो बाद में आपका कोई ऑफिस चेंज नहीं हो रहा, तो फिर आपको INC 22 देने की जरूरत नहीं है। INC 22 देने की जरूरत तब है, मान लो आपने स्पाइस प्लस में बोला कि भाई मेरा ऑफिस का एड्रेस ये होगा, लेकिन जब आपकी कंपनी बन गई, आपकी कंपनी के बनने के बाद आपने अपने कंपनी का एड्रेस चेंज कर लिया, तो फिर आपको INC 22 फाइल करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर। समझ आ गई? जी सर। समझ आ गया रजिस्टर्ड ऑफिस का जो मैं बताया अभी तक आपको? जी सर। हाँ। अब रजिस्टर्ड ऑफिस को लेके कंपनी की क्या क्या ड्यूटी होती है, क्या क्या ऑब्लिगेशन? रजिस्टर्ड ऑफिस को लेके कंपनी की क्या क्या ड्यूटी है? जब कंपनी एक बार इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो कंपनी अपनी कंपनी का नाम और रजिस्टर्ड ऑफिस हर एक जगह पे क्या करेगी? डिस्प्ले करेगी। कंपनी के बिजनेस लेटर पे, लेटर हेड पे, कोई भी पेपर है कंपनी का, कोई भी कंपनी का जो जितने भी ऑफिस हैं वहाँ पे डिस्प्ले, मतलब वहाँ पे फ्लैक्स बोर्ड लगवाएगी, कंपनी का नाम, एड्रेस, सीन सब कुछ बताएगी। भाई कंपनी अपना नाम को पेंट करेगी रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे पे। लगवाएगी? हाँ जी बोलो, कोई क्या बोल रहा है? हेलो। हाँ तो मंशा। कहाँ पे लगवाएगी फ्लेक्स वगैरह कंपनी? रजिस्टर्ड ऑफिस पे? जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है ना वहाँ पे बाहर बाहर की साइड पे, जहाँ पे ब्रांच ऑफिस है वहाँ पे हर एक जगह पे जहाँ पे लगवाएगी फ्लैक्स बोर्ड, अपन उसमें कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, सीन ठीक है नंबर सर। सब कुछ बताएगी। क्लियर है? जी सर। कंपनी कंपनी क्या करेगी? अपने नाम से एक कॉमन सील भी बनवाएगी। सील मतलब स्टैंप। स्टैंप। कंपनी अपने रजिस्टर्ड एड्रेस पे प्रॉपर कंपनी का नाम, कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, कंपनी का टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ क्या करवाएगी? फ्लैक्स बोर्ड पे पेंटमेंट या प्रिंट करवाएगी। प्रिंट करवाएगी। कंपनी का नाम हर एक कंपनी सर। के जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कंपनी का चेक हो गया, कंपनी के प्रोविजरी नोट हो गए, हर एक उस पे क्या होगा? कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट होगा, हर एक इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर कंपनी का नाम होगा, प्रिंट होगा। कंपनी की अगर कोई वेबसाइट है तो ठीक है सर। वेबसाइट पे भी कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, कंपनी का टेलीफोन नंबर, कंपनी का फैक्स नंबर, ये सारे का सारा होके आपको चलेगा। समझ आ गई जो मैं बता रहा हूँ? क्लियर है? जी सर। सिमरन और मंशा Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. जी सर क्लियर है। जी सर। मान लो कंपनी का नाम था ए लिमिटेड, कंपनी ने अपना नाम चेंज के बी लिमिटेड कर दिया, तो कंपनी 2 साल तक अपने नाम को किस तरह से यूज करेगी? बताऊं कैसे यूज करेगी? मान लो कैसे ग्रूफर्स करेगी थी, सर? ग्रूफर्स प्राइवेट लिमिटेड, जी सर। मान लो ये थी ग्रूफर प्राइवेट लिमिटेड, और उसने अपना नाम चेंज करके कर दिया ब्लिंकिट प्राइवेट लिमिटेड। ब्लिंकिट प्राइवेट लिमिटेड
तो जब कंपनी अपना नाम चेंज करेगी तो उसको 2 साल तक पुराना नाम भी यूज करना पड़ेगा। और किस तरह से यूज करेगी कंपनी? पहले तो बताएगी ब्लिंकिट प्राइवेट लिमिटेड और ब्रैकेट में लिखेगी फॉर्मरली नोन हैज ग्रूफर्स प्राइवेट लिमिटेड। ग्रूफर्स प्राइवेट लिमिटेड 2 साल तक वो अपने पुराने नाम को भी यूज करेगी। ठीक है ना भाई? इसको पहले इसको ग्रूफर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम ब्लिंकिट प्राइवेट लिमिटेड है। ब्रैकेट में 2 साल तक कंपनी पुराना नाम भी बताएगी, फॉर्मरली नोन एज ग्रूफर प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है? However, where ठीक है, company sir. change its name during the last 2 years, it shall paint or affix or print as the case may be along with its name the former name. अपने नए नाम के साथ पुराना नाम भी बताएगी कम से कम 2 सालों तक। और कोई 1% कंपनी है तो अपने नाम के साथ 1% भी ब्रैकेट में बताएगी। क्लियर है? समझ आ गया? जी सर। कोई डाउट? सिमरन, मंशा, 2 क्लोज हमने कर लिए हैं, नहीं सर। नेम क्लोज और रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब सिचुएशन No, sir. क्लोज। नेम क्लोज और सिचुएशन क्लोज में कोई डाउट? सिमरन एंड मंशा? नो सर, हाँ नहीं है डाउट। ओके। हाँ भाई सिमरन। क्लियर हाँ जी क्लियर है सर, ओके क्लियर है। ओके ओके। अब तीसरा क्लोज हमारा आता है ऑब्जेक्ट क्लोज। तीसरा क्लोज हमारा आता है ऑब्जेक्ट क्लोज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोज है, ऑब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोज है। और मेमोरेंडम के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लोज है। इसके अंदर कंपनी क्या बताएगी? अपने ऑब्जेक्ट बताएगी जिस पर्पस के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट होना चाहती है। तो कंपनी को ध्यान से हर एक चीज, जब भी इस क्लोज को कंपनी बना रही है तो कंपनी को ध्यान से हर एक चीज, हर एक एक्टिविटी अपनी इसमें डालनी पड़ेगी, ताकि अगर एक बार कंपनी बन गई, कंपनी के मेमोरेंडम में, ऑब्जेक्ट में जो जो चीजें डली होगी सिर्फ कंपनी वही काम कर सकती है। कंपनी उससे बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकती। अगर वो कंपनी ने किया तो वो अल्ट्रा वायरस माना जाएगा, मतलब वॉइड माना जाएगा। तो कंपनी को जब भी ऑब्जेक्ट क्लोज में अपनी चीजें डालनी है, ध्यान से एक एक चीज डालनी बहुत जरूरी है ऑब्जेक्ट क्लोज। जी सर। ठीक है। अदरवाइज उसको क्या माना जाएगा? उसको अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। तो ये वही चीज है, मतलब ऑब्जेक्ट क्लोज मतलब डिफाइन द एक्टिविटी फॉर विच, मेन ऑब्जेक्ट। हाँ, फॉर द पर्पस ऑफ विच द कंपनी इज गोइंग टू बी इनकॉर्पोरेटेड। एनीथिंग डूइंग बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी इज अल्ट्रा वायरस। और ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक तो मेन ऑब्जेक्ट, कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, और दूसरा एनी मैटर कंसीडर नेसेसरी इन फर्दरेस्ट लेवल, कि भाई कोई भी मैटर जो जरूरी था, किस चीज के लिए जरूरी था? जो मेन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए जरूरी था, वो आएगा इसके अंदर। तो कंपनी को ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट क्लोज क्लियर है? समझ आ गई? तो फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लो जी अब कंपनी को सर, समझ में तो आ गया, लेकिन सेकंड वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? मेन बिजनेस मान लो कंपनी का फॉर क्या है? एनी मैटर कंसीडर। मेन बिजनेस मान लो कंपनी का, मैं आपको एक बताता हूँ Fixed. क्या है। कंपनी का मेन बिजनेस है, जी सर। मान लो रियल इस्टेट का। कंपनी का मेन बिजनेस क्या है? रियल इस्टेट का। कंपनी का बिजनेस कंस्ट्रक्शन का है। अब कंपनी कंस्ट्रक्शन करके क्या करती है? बिल्डिंग बनाती है और बिल्डिंग बनाने के बाद उसको बेचती भी है। लेकिन ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन कंपनी को और चीजें भी देखनी पड़ेगी। कंपनी को मशीनरी परचेज करनी पड़ेगी, कंपनी को लेबर लगानी पड़ेगी, कंपनी को मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मेन बिजनेस क्या है? रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन का। लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो एडिशनल चीजें कंपनी को करनी पड़ेंगी, जैसे परचेज सेल ऑफ मशीनरी या फिर लेबर, कोई भी
सिक्योरिटी की जरूरत, जी किसी भी सर। तरह की जरूरत, वो सारी की सारी उसको एडिशनल में दिखाना पड़ेगा। मेन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए जो एडिशनल चीजें कंपनी को ठीक है। करनी पड़ती हैं वो भी बतानी पड़ेंगी। समझ आ गई? जी सर। कोई डाउट? तो सर एक एक चीज मेंशन करनी पड़ेगी कि मशीनरी है, ये लेबर लग रहा है, ये टूल्स लग रहा है, हर पूरा एक बताना चीज पड़ेगा, स्पेसिफिकली। कंपनी को पूरा बताना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के अंदर अपना मेन बताना पड़ेगा और एंसिलरी ऑब्जेक्टिव बताने पड़ेंगे कि भाई कंपनी के और क्या क्या काम होंगे। मान लो कंपनी का ठीक है सर। एग्रीकल्चर का बिजनेस है, कंपनी एग्रीकल्चर बिजनेस करती है, बट एग्रीकल्चर का तो मेन बिजनेस है, लेकिन एग्रीकल्चर जी सर। प्रोड्यूस जो है उसको मार्केटेबल बनाने के लिए कंपनी उन पे कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग का काम भी तो करेगी ना। उनकी पैकेज पैकिंग करना, पॉलिशिंग पॉलिशिंग करना, साफ सफाई करना, उनको जी सर। मार्केटेबल बनाने के लिए कोई दूसरे काम भी करेगी कंपनी, है ना। प्रोसेसिंग का काम करेगी, पैकेजिंग का काम करेगी, जी ये सारे काम किस पर्पस के लिए किए जाते हैं? मेन पर्पस को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। तो कंपनी वो अपने एडिशनल ऑब्जेक्ट में बता के चलेगी। क्लियर है? यस सर। पॉइंट नंबर डी, पहले 3 क्लोज समझ आ गए? हाँ जी सर। लाइबिलिटी क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज हमने पढ़ भी लिया है। हम इसमें सिर्फ क्या बात करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के बेसिस पे कंपनी का क्लासिफिकेशन 3 तरह से होता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। लाइबिलिटी क्लोज के अंदर, लाइबिलिटी क्लोज क्या होता है? लाइबिलिटी क्लोज जी सर। मेंबर की लाइबिलिटी बताता है कि मेंबर की लाइबिलिटी क्या है। मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर है, मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी है, तो वो बता के यहाँ पर चलता है। तो आपको ये बताना पड़ेगा लाइबिलिटी क्लोज में। आप बताओगे अगर मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर है, इट मीन्स क्या होगा? अगर मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर है तो क्या होगा? तो वो कॉल्स के लिए जितनी शेयर की वैल्यू अनपेड है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होंगे, बात उतनी है, ही देखो देखो लायबिलिटी है उनकी। कितने कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ठीक है ना। तो आपको इसी तरह से हाँ जी। बताना पड़ेगा लिमिटेड बाय अच्छा। शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। इसमें आपको लायबिलिटी क्लोज में ये बताना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जी आप इसको सर। रीड कर लेना। क्लियर है? आगे यस बढ़े। सर। हाँ, पांचवा क्लोज हमारे, यस सर। फिफ्थ क्लोज हमारे पास आता है कैपिटल क्लोज। कैपिटल क्लोज ये भी इंपॉर्टेंट क्लोज है। कैपिटल क्लोज बताता है मैक्सिमम ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। जो हमने अथोराइज शेयर कैपिटल की बात की थी ना, कि सर आप कह रहे थे कि अथोराइज शेयर कैपिटल क्या है। अथोराइज शेयर कैपिटल कहाँ होती है मेंशन? कैपिटल क्लोज के अंदर, कैपिटल क्लोज के अंदर मेंशन होती है। कैपिटल क्लॉज में। हाँ, इट कैपिटल क्लोज define the maximum capital of the company with which the company is to be registered, और उसको बताता है कि पूरी कैपिटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर डिवाइड है। In case of company having share capital, the amount of share capital with which the company is to be registered and division thereof into share. This clause shall state the amount of capital with which the company to be registered. ये उस कैपिटल को बताता है, उस मैक्सिमम कैपिटल को बताता है जिसके साथ कंपनी रजिस्टर्ड हो। The share into which the capital is divided must be fixed value, which is commonly known as nominal value of the share. इस कैपिटल को बोला जाता है ऑथोराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। इट इज कॉल्ड द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी, मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी। समझ आ गई? और यस इसको सर। किस तरह से दिखाया जाता है? मेमोरेंडम के अंदर इसको इस तरह से दिखाया जाता है। This is the usual way to state the capital clause in the memorandum. The share capital of the company is 10 lakh rupees divided into 1 lakh equity share of rupees 10 each.
द अमाउंट ले डाउन द मैक्सिमम लिमिट बियॉन्ड विच कंपनी कैन नॉट इशू शेयर। जो कैपिटल क्लोज में जितना अमाउंट होता है उससे ज्यादा बाहर जाके कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। अगर आपके कैपिटल क्लोज में 10 लाख रुपए ऑथोराइज कैपिटल लिखा हुआ है तो मतलब कंपनी 10 लाख के शेयर ही इशू कर सकती है। समझ आ गए? जी सर। क्लियर है? यस सर। दूसरा, कैपिटल क्लोज के अंदर मान लो आपके इक्विटी शेयर अलग है और प्रेफरेंस शेयर अलग है, तो दोनों को आपको सेपरेटली शो करना पड़ेगा। if there are both equity and preference share therein, the division of the capital is to be shown under these two head। आपको अलग अलग बताना पड़ेगा आपका कैपिटल क्लोज और इक्विटी क्लोज। तो ये आपका है कैपिटल क्लोज। कैपिटल क्लोज क्या होता है? द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी विद विच द कंपनी इज गोइंग टू बी रजिस्टर्ड। इट इज नोन एज द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। इट इज द मैक्सिमम कैपिटल बियॉन्ड विच द कंपनी कैन नॉट इशू द शेयर। क्लियर है? शेयर्स, ठीक है। समझ आ गई? जी सर। और हाँ जी, लास्ट इसमें हाँ बताओ। तो ये होगा कि ऑथराइज अथॉरिटी कितनी है कंपनी को ऑथराइज हाँ शेयर हाँ, कैपिटल ये मेमोरेंडम के अंदर डिफाइन होता है। सब्सक्रिप्शन। हाँ, मेमोरेंडम के अंदर होता है हाँ ये जी, कि भाई मेमोरेंडम में जितना अमाउंट लिखा गया कैपिटल क्लोज के अंदर, इट मींस द इट इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी। और सर अगर कंपनी ज्यादा कर दे उससे तो फिर वो फिर तो वो कंपनी अल्ट्रा वायरस होगा। वो अल्ट्रा वायरस होगा, वो वॉइड माना जाएगा। कंपनी तब तक नहीं कर सकती जब तक कि कंपनी अपने मेमोरेंडम में चेंज करके उसको इंक्रीज ना कर ले। ठीक है सर। लास्ट क्लोज होता है ओके सब्सक्राइबर सर। क्लोज। सब्सक्राइबर क्लोज के अंदर उन लोगों का नाम आता है जो क्या करते हैं? सब्सक्राइब करते हैं शेयर, जो मेमोरेंडम में अपना साइन करते शेयर्स, हैं। द नंबर ऑफ शेयर विच द सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम एग्री टू सब्सक्राइब विच शैल नॉट बी लेस देन 1 शेयर। मतलब सब्सक्राइबर कम से कम कंपनी का 1 शेयर लेंगे। द नंबर ऑफ शेयर ऑफ ईच सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम इंटेंड टू टेक इंडिकेट अपोजिट इज नेम। मतलब लास्ट पेज में मेमोरेंडम के ना लास्ट पेज में सब्सक्राइबर शीट होती है जिसमें जिन पर्सन ने कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब किया है उनका नाम आता है। मान लो मंशा ने और सिमरन ने लिया है तो मंशा का नाम उसमें किस तरह से आएगा सब्सक्राइबर शीट के अंदर? सब्सक्राइबर शीट में पूरी सब्सक्राइबर की डिटेल आती है। नेम ऑफ द सब्सक्राइबर, उसके भाई फादर नेम या स्पाउस नेम ऑफ द सब्सक्राइबर, कंप्लीट एड्रेस ऑफ द सब्सक्राइबर, पैन कार्ड, ऑक्यूपेशन क्या है, उनके सिग्नेचर और कितने नंबर ऑफ शेयर उन्होंने लिए हैं, ये सारा आपको बताना पड़ेगा। समझ आ गए? जी क्लियर सर। है? यस सर। हाँ, तो ये ठीक है आपका सर। 5th क्लोज है यहाँ पे। और जी सर। हाँ, तो ये आपका पूरा मेमोरेंडम की कहानी है। मेमोरेंडम के टोटल 6 क्लोज होते हैं, ठीक है ना? तो मेमोरेंडम के टोटल 6 क्लोज होते हैं। तो सर उसके बाद और कुछ नहीं लिख सकते? उसके नहीं, अलावा और कुछ नहीं आएगा? यही सब चीजें आएंगी मेमोरेंडम पूरा के अंदर ही? मेमोरेंडम 6 क्लोज में एडिशनल डिवाइडेड इसके होता अलावा नहीं है, आएगा? उससे अलावा कुछ नहीं आता। ठीक पूरा है सर। मेमोरेंडम 6 क्लोज में डिवाइड होता है। अगर आपकी 1 पर्सन कंपनी है तो एक क्लोज एक्स्ट्रा आ जाता है, वो नॉमिनी क्लोज। जी सर। नॉमिनी क्लोज, ठीक है ना? ठीक है सर। ये काट जी दो। सर। आगे हमारे पास आता है सर आर्टिकल। हमें किसी, हाँ जी हाँ सिमरन। सर, अगर हमें किसी कंपनी का मेमोरेंडम देखना हो कैसा है तो हाँ हम देख सकते हैं हाँ, मेमोरेंडम किसी कंपनी का देख सकते हो, कोई नहीं देख सकते हो। अगर आपको देखना है गूगल पर? गूगल पे भी मिल जाएगा, मैं भी आपको सेंड कर दूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं है, हाँ जी, आप देख सकते हो। हाँ जी, फिर थोड़ा प्रैक्टिकल से हो तो जाएगा। सर MCA 21 की साइट पे मिल जाएगा मिल जाएगा, मेमोरेंडम? मिल जाएगा। इंस्पेक्शन करके आप निकाल सकते हो डॉक्यूमेंट। ठीक है सर। क्लियर है? जी सर। आगे बढ़े। यस सर। अब हमारे पास आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जिस तरह से मेमोरेंडम जो होता है, मेमोरेंडम क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता इंडोर है ना कंपनी मैनेजमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। ऐसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइन द जी सर। रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, बोर्ड ऑफ द कंपनी। और मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट रूल्स बताता है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक क्लियर है है? सर। ये पूरा जी काट सर। देना, दैट्स इम्पोर्टेंट। सर ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, कहानी है, मैं आपको अपनी वे में बता दूंगा, आपको सारा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, मैं अपने पॉइंट आपको बता दूंगा, ठीक है ना? सर। हाँ, कंपनीज एक्ट के Yes, अंदर sir. जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन दे रखी है, वो डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 क्लोज 5 के अंदर। सेक्शन 2 क्लोज 5 के अंदर आर्टिकल का मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी ओरिजिनली फ्रेम्ड। जैसे मेमोरेंडम की डेफिनेशन थी, ऐसे ही आर्टिकल की डेफिनेशन है, मतलब आर्टिकल्स मींस द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी हैज ओरिजिनली फ्रेम्ड और हैज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन पर्संस ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ और कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर है? उसके बाद क्या है, इट कंटेन द रेगुलेशंस। ये इसमें क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर रेगुलेशंस होते हैं। रेगुलेशन हर एक कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। क्लियर है? समझ आ गई? तो ये आपको जी सर। इंपॉर्टेंटली याद करना है, बाकी ये करने की आपको जरूरत नहीं है। आगे बढ़े। ठीक है सर। जी सर। सर आर्टिकल में तो टेबल एफ से नहीं स्टार्ट होता है, इसमें टेबल ए मेंशन है। किसमें क्या कह रहे हो? आर्टिकल में तो टेबल एफ से नहीं स्टार्ट होता, एफ जी एच, इसमें टेबल ए नहीं लिखा, टेबल ए इन दी शेड्यूल 1। It also include the regulation contains in टेबल ए। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो चीजें मेमोरेंडम के अंदर कवर होती है ना, मेमोरेंडम मेमोरेंडम मतलब क्या होता है, मेमोरेंडम में तो नॉर्मली क्लोज होते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो रेगुलेशंस होते हैं ना, वो आर्टिकल में होते हैं। ठीक है ना? ये कहना चाह रहा है सर यहाँ पर। फिर ए तो सिर्फ एक ही कंपनी को कवर, इन्होंने वो बोला है बेसिकली, जो एक टाइप को मेजर कवर। जो होता है टेबल ए ही होती है बेसिकली। ज्यादातर अगर इंडिया में मैं बात करूं, टेबल ए ही होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स। तो टेबल ए के जो रेगुलेशंस होते हैं वो किस में कंटेन होते हैं, आर्टिकल के अंदर कंटेन होते हैं। उससे रिलेटेड जितने भी रेगुलेशंस ठीक हैं है। आर्टिकल के अंदर कंटेन होते हैं। समझ आ गई? ठीक है। हाँ। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन जी ऑफ सर। आर्टिकल क्या होता है? एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन का मतलब लिखो, मेकिंग द लॉ, मेकिंग द लॉ मोर डिफिकल्ट, मेकिंग द लॉ मोर डिफिकल्ट। आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर एंट्रेंचमेंट क्लोज डाल के लॉ को क्या कर सकते हो, और डिफिकल्ट कर सकते हो। किस तरह से? मान लो कंपनीज एक्ट के, तो देखो कंपनीज एक्ट के तो प्रोविजंस होते ही हैं, प्लस कुछ और कंडीशन अगर आर्टिकल में डाल दी जाए, जिसकी वजह से आप लॉ को क्या कर रहे हो, और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर रहे हो। बड़ी बड़ी कंपनी करती भी हैं। आर्टिकल में कंटेन प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट to the effect that specify provision of the article may be altered only if condition or procedure that are more restrictive than those applicable in case of special resolution are met or complied with। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई आप अपने आर्टिकल के अंदर जो रेगुलेशंस हैं उनके रिगार्डिंग क्या डाल सकते हो, एंट्रेंचमेंट क्लोज भी डाल सकते हो। भाई अगर आप अपने आर्टिकल में कोई चेंज करना चाहते हो तो आपको काफी सारी कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी, जो क्या है, मोर
रिस्ट्रिक्टेड है कंपनी, मतलब Restriction. नॉर्मल प्रोविजन से भी क्या है, मोर रिस्ट्रिक्टेड है। कंपनी डाल बता सकती है, कंपनी कुछ और कंडीशंस भी अपने आर्टिकल्स के अंदर डाल सकती है, ठीक है ना। देखो कंपनीज एक्ट तो होता ही है। So like for example, फॉर एग्जाम्पल मान लो कंपनी ने बोला, मान लो ये बोला गया कि भाई कंपनी को ये करना है, कोई भी कंपनी को किसी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करनी है मान लो, और उस डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट, स्पेशल रेजोल्यूशन। तो लॉ ने क्या किया, आप क्या कर सकते हो, स्पेशल रेजोल्यूशन और आर्टिकल में ना आप कोई भी रेगुलेशन अपनी तरह से डाल सकते हो। स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस भाई स्पेशल रेजोल्यूशन तो आप पास करोगे प्लस कुछ और कंडीशन आप डाल दोगे। भाई मान लो आपने बोल दिया कि 1 लाख क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए हमारे लिए, हमारी कंपनी में अगर डायरेक्टर होना है तो ये क्वालिफिकेशन ये कंडीशन भी होनी चाहिए कि भाई डायरेक्टर इस लेवल का होना चाहिए, सिर्फ इस लेवल का डायरेक्टर ही क्या हो सकता है। मान लो कंपनी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट करनी है, कंपनी सेक्रेटरी की, जी सर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर इन्होंने डाल दिया कि कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करने के लिए बोर्ड में रेजोल्यूशन पास होता है या स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, प्लस सिर्फ वही पर्सन कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है कि जिसकी क्या है, ऑल इंडिया रैंक है। हमारी कंपनी में सिर्फ ऑल इंडिया रैंकर ही क्या कर सकते हैं, अपॉइंट हो सकते हैं। इन्होंने अपने आर्टिकल में कंडीशन डाल दी, इसको बोला जाता है, अगर देखो नॉर्मल लोग तो है ही है, प्लस अलग से अगर ये कोई कंडीशन डाल देते हैं इसको बोला जाता है मेकिंग द लॉ मोर स्ट्रिक्ट। इन्होंने और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया, समझ आ गई। जी सर, हाँ, तो ये कंपनी अपने आर्टिकल के अंदर स्ट्रिक्ट प्रोविजन भी डाल सकती है। क्लियर है, समझ आ गई। यस सर। हाँ। या फिर स्पेसिफिकली ये किस चीजों से बात कर रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर आर्टिकल को चेंज करना है ना, तो आर्टिकल में अगर कुछ चेंज आपको करना है, देखो आर्टिकल में जब भी चेंज होता है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन। बट इन्होंने कुछ और कंडीशन भी डाल दी कि भाई स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करोगे, प्लस कुछ भी XYZ और कंडीशन इन्होंने अगर कंपनी ने डाल दी, ये होता है एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन। ठीक है सर। द प्रोविजन ऑफ एंट्रेंचमेंट रेफर्ड इन द सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 shall be made either on the formation of company, या तो आप एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन जब कंपनी नहीं बन रही है तभी डाल सकते हो अपने आर्टिकल में, या फिर आप अपने आर्टिकल को अमेंड करके उसमें एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डाल सकते हो। क्लियर है, समझ आ गई। भाई नई कंपनी के केस में तो आप जी साथ सर। ही साथ एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डाल सकते हो। अगर आपने मान लो आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी है तो आपने एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन नहीं डाला अपने आर्टिकल में, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने आर्टिकल को चेंज कर सकते हो। तो उसमें एंट्रेंचमेंट ठीक है का सर। प्रोविजन डालने के लिए आपको अगर अपने आर्टिकल में एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डालना है, तो अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो आपको सारे मेंबर की क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, 75% मेंबर क्या होने चाहिए, एग्री होने चाहिए। समझ आ गई। जी सर, ठीक, यस सर। तो ये बात तो क्या पर चलती है, वेयर द आर्टिकल कंटेन प्रोविजन फॉर द एंट्रेंचमेंट whether made on formation or by amendment, the company shall give notice to the registrar in Spice Plus form at the time of incorporation or E-form MGT 14 in case of existing company। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डाल रही है, अगर वो नई कंपनी है तो उसके रिगार्डिंग वो ROC को नोटिस स्पाइस प्लस फॉर्म में देगी। अगर वो एग्जिस्टिंग कंपनी है तो वो अलग से एक फॉर्म फाइल करेगी MGT 14, उसमें बता के आपका चलेगी। ठीक है सर। आपका आर्टिकल प्रॉपरली प्रिंट होना चाहिए, प्रॉपरली डिवाइडेड पैराग्राफ में डिवाइड होना चाहिए, प्रॉपरली नंबर होना चाहिए, प्रॉपरली स्टैम्प होना चाहिए, प्रॉपरली साइन होना चाहिए, आपका आर्टिकल प्रॉपरली अच्छे से होना चाहिए। समझ आ गए।
जी और सर। कुछ भी ऐसा आपके आर्टिकल में नहीं होना चाहिए जो कि अल्ट्रा वायरस हो, किसके, मेमोरेंडम इलीगल के हो। और कंपनीज एक्ट के। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए आपका आर्टिकल। ठीक है सर। क्लियर है? जी सर। हाँ। अब कंटेंट क्या क्या होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, या तो वो आप क्या कर सकते हो, पूरा टेबल FGHIJ ये टेबल एक्सेप्ट कर सकते हो, एक्सक्लूजन हुली और इन पार्ट ऑफ टेबल FGHIJ, या तो पूरा उसी फॉर्मेट को एक्सेप्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपके आर्टिकल में क्या क्या कंटेंट होंगे, अडोप्शन ऑफ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, शेयर कैपिटल के बारे में बताओगे, हाँ भाई, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, कॉल ऑन शेयर, लियन ऑन शेयर, ट्रांसफर ऑफ शेयर, इन सारे मैटर के बारे में कहाँ लिखा होता है भाई, किस तरह से कंपनी अपने शेयर को आर्टिकल। ट्रांसफर करेगी, किस तरह से अपने कॉल ऑन शेयर मंगाएगी, किस तरह से नॉमिनेशन करेगी, किस तरह से फॉरफीचर ऑफ शेयर करेगी, किस तरह से अल्टरेशन ऑफ शेयर करेगी कंपनी, किस तरह से बायबैक करेगी कंपनी, जर्नल मीटिंग किस तरह से करेगी, शेयर सर्टिफिकेट किस तरह से इशू करेगी, डीमैटेरियलाइजेशन कैसे करेगी, कन्वर्जन, कंपनी की वोटिंग राइट कैसे होगा, कंपनी की बोर्ड मीटिंग कैसे होगी, कंपनी के डायरेक्टर की पावर्स क्या क्या होंगी, कंपनी के डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे क्या होगी। तो ये सारा कहाँ मेंशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होता है। समझ आ सर गए? सारे पॉइंट मेंशन रहते हैं। ये सब मेंशन होता है, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी अलग से पूरा एक कम से कम 50-60 या 100 नंबर 100 पेजेस तक का भी होता है। ये सारे पॉइंट किसमें होते हैं, सर जो टेबल है FGHIJ इसमें हाँ, क्या शो होता है? इसमें पूरा फॉर्मेट होता है, इसमें भी पूरा फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट डिफरेंट कंपनीज का। हाँ सर फॉर्मेट ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हाँ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये क्लोज होते हैं अलग अलग, पूरा आपको इनमें से बताना पड़ता है जी भाई, सर। आपके ये क्लोजेस होते हैं। समझ आ सर गए? इसमें भी टेबल कंपनीज के अकॉर्डिंग होते हैं कि टेबल्स, जी। हाँ, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का ऐसा FGHIJ, ऐसे होता है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो कंपनी को F टेबल अडॉप्ट करनी पड़ेगी। G किसके लिए है, अगर ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। I किसके लिए, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल है ना। तो इस तरह से बताना पड़ेगा, और अगर अलग अलग टाइप की कंपनी के लिए अलग अलग तरह से होती है। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ जी, हाँ, जैसे ये रहा, हाँ जी। टेबल F किसके लिए होती है, टेबल G किसके लिए होती है, टेबल H किसके लिए होती है, टेबल I, ये सारा किसके लिए होता है, ये इनके लिए होता है। ठीक है ना? समझ आ गई? हाँ जी। हाँ। तो यहाँ पर आपका कवर होता है MOA एंड AOA, आपका मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमारा यहाँ पर कवर हो चुका है। अब हमारी बात चलेगी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। जी सर। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी को बनाते कैसे हैं, कंपनी को बनाते कैसे हैं? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब क्या है, मैं अगर आपको बता दूं, आपको पढ़ना है सारे का सारा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट प्रैक्टिकल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है कि किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है जब एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। आपको मेमोरेंडम समझ आ गया, आपको आर्टिकल ऑफ जी सर। एसोसिएशन समझ आ गया, एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल। क्लियर है? जी सर। मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्लियर है? जी सर। चलो यस सर। अब बात करते हैं हमारी इनकॉर्पोरेशन की। इनकॉर्पोरेशन में मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट बताऊंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के उसके द्वारा इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी कंपनी जब इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई करती है, समझ आ गई, कोई भी कंपनी जब फॉर्मेशन ऑफ या रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी के लिए अप्लाई करती है
तो एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में लगती है, उसके लिए लिखो इनकॉर्पोरेशन के लिए जो एप्लीकेशन लगती है वो लगती है एक वेब बेस्ड फॉर्म है, वेब बेस्ड फॉर्म जिसका नाम है स्पाइस प्लस। स्पाइस प्लस, स्पाइस प्लस फॉर्म कहते हैं इसको, इसमें लगती है। स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर ये फॉर्म जो है 11 तरह की सर्विसेज देता है। इसमें आप 11 तरह की सर्विसेज एक कंपनी को मिलती है। स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर 11 तरह की सर्विसेज एक कंपनी को मिलती है और 3 इसके अंदर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। 3 इसके अंदर मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती है। 11 सर्विसेज इसके अंदर मिलती हैं और 3 इसके अंदर कौन कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है? मिनिस्ट्री ऑफ कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, हाँ एमसीए होती है। दूसरा इसके अंदर होती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है। और इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। कौन सी? महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल। मतलब इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ये इन्वॉल्व होकर यहाँ पर चलती है। समझ आ गई? जी सर। हाँ, मतलब अगर कंपनी को बनाना है तो कौन सी एप्लीकेशन लगेगी? एप्लीकेशन का नाम क्या है? फॉर्म का नाम क्या है? वेब बेस्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? स्पाइस प्लस। स्पाइस प्लस। सर इसका मीनिंग क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है? कोई वेबसाइट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ना, कि भाई बिजनेस को आसान बनाना ताकि लोग आसानी से बिजनेस स्टार्ट कर सकें। गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो है क्या एक कोई ऑर्गेनाइजेशन? क्या कह रहे हो सिमरन? गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है? गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये गवर्नमेंट की स्कीम है। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट चाहती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब बिजनेस करना आसान हो। और आसान करने के लिए बिजनेस करने को आसान बनाने के लिए क्या किया गया? एक सिंप्लीफाइड परफॉर्मा लेके आई कंपनी कि भाई अगर कोई भी कंपनी अपने आप को इनकॉर्पोरेट कराना चाहती है तो वो क्या करे? स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर एप्लीकेशन लगाए। ये वेब बेस्ड फॉर्म है और जो कि स्पाइस प्लस फॉर्म ठीक। 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए नेम रिजर्वेशन ऑफ न्यू कंपनी, नेम रिजर्वेशन ऑफ न्यू कंपनी। और पार्ट बी के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है? पार्ट बी के अंदर आती है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की सर्विस, डिन की अलॉटमेंट की सर्विस। अगर किसी डायरेक्टर, कोई कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है लेकिन उसके पास डिन नहीं है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो स्पाइस प्लस फॉर्म में ही डिन के लिए एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। कंपनी के पैन के लिए भी एप्लीकेशन स्पाइस प्लस फॉर्म में ही लग जाती है। कंपनी के टैक्स क्या टैक्स अकाउंट, ये जो क्या है टैक्स अकाउंट नंबर जो होता है, टैन नंबर, इसके लिए भी एप्लीकेशन स्पाइस प्लस अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। कंपनी के टैन भी स्पाइस प्लस फॉर्म में ही मिल जाता है। कंपनी का ईपीएफओ का रजिस्ट्रेशन भी स्पाइस प्लस फॉर्म में हो जाता है। कंपनी का ईएसआई का रजिस्ट्रेशन भी स्पाइस प्लस फॉर्म में हो जाता है। प्रोफेशनल टैक्स जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल में मैंडेटरी है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी स्पाइस प्लस में ही हो जाता है। कंपनी का बैंक अकाउंट भी स्पाइस प्लस में ही ओपन हो जाता है। कंपनी का जीएसटी का सर्टिफिकेट भी स्पाइस प्लस में हो जाता है और शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन भी स्पाइस प्लस में हो जाता है। तो मतलब स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तरह की सर्विसेज मिलती हैं। एक कंपनी अगर अपने आप को रजिस्टर करना चाहती है तो उसको 11 तरह की सर्विस
स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर मिलेगी। समझ आ गई? ठीक है सर। यस सर सर। एक आपने एक और फॉर्म बताया था, वो क्या था? आरयूपी, वो एग्जिस्टिंग कंपनी फिल करती है। कौन सी? कुछ कैसे फॉर्म था वो? आपने जो एक तो स्पाइस प्लस फॉर्म बताया था पहले, एक और था आरयूपी था कुछ। रन, RUN। रन सर्विसेज किसके लिए है? देखो, आरयूएस जो नई कंपनी है वो अपना नाम कहाँ पे वो रिजर्वेशन कराएंगी, वहां कहाँ पे एप्लीकेशन लगाएगी वो नई कंपनी? स्पाइस स्पाइस में, प्लस के पार्ट ए में, स्पाइस प्लस है ना? और जो पार्टी में। एग्जिस्टिंग कंपनी है, यस सर। अगर उनको अपना नाम चेंज करना है तो वो रन प्लेटफॉर्म पे, RUN, रिजर्व यूनिक नेम वाले रन प्लेटफॉर्म पे, वहां पे जाके जी सर। ऑनलाइन अप्लाई करेगी। एप्लीकेशन फाइल करेगी। इसकी फुल फॉर्म है जी सर। रिजर्व यूनिक नेम। क्लियर है? कोई डाउट जी यहां तक? सर। नो। नहीं। आगे बात करते हैं। अब क्या होता है, देखो, दो दो पार्ट में डिवाइड होता है स्पाइस प्लस। पार्ट ए, पार्ट बी। आप में से कौन कंपनी बनाना चाहता है? फिर मैं उसी का नाम लूंगा। बताओ कौन कंपनी बनाना चाहता सर मैं है? अच्छा, चलो, मान लो आप सर मैं दोनों तो फिर टेंशन नहीं लेती। कंपनी बनाना चाहते हो, ठीक है ना? आप लोग कंपनी बनाना चाहते जी हो। सर। हाँ भाई, मैं मंशा का नाम लेता हूँ, मान लो ये कंपनी बनाना चाहती है। इसको पहले नाम के लिए अप्लाई करना है। मंशा कोई भी नाम रख सकती है अपनी कंपनी का। तो वो पार्ट 1 में उसके पास ऑप्शन आते हैं, या तो वो पहले सिर्फ पार्ट 1 में अप्लाई करे, पहले वो सिर्फ नाम के लिए अप्लाई करे। नाम के लिए अप्लाई कर लेगी, नाम अप्लाई हो जाएगा, फिर वो पार्ट 2 पे आएगा। या तो वो ऐसे कर सकती है, या फिर वो पार्ट ए और पार्ट बी एक साथ फिल करके दे सकती है एक ही टाइम पे। इसकी मर्जी है। फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, यूजर may either choose to submit part A for reserving name first, thereafter submit part B। पहले या तो पार्ट ए सबमिट कर सकता है जब नाम रिजर्व हो जाएगा, उसके बाद वो पार्ट बी करे, या फिर पार्ट ए और पार्ट बी दोनों एक ही साथ भर के दे दे। समझ आ गए? इकट्ठे कर ले। हाँ। हाँ जी। मान लो, जी सर। हाँ, मान लो इन केस पार्ट जो आपने ए दिया, आपने अलग से पार्ट ए पहले दे दिया नेम रिजर्वेशन के लिए, तो पार्ट बी जो है, पार्ट बी एंड ऑल अदर लिंक फॉर्म shall be enabled only after the SRN of Spice Plus of Part A is approved। पहले आपने सिर्फ, अगर मान लो पार्ट ए ही भर के दे दिया, पार्ट बी नहीं दिया, तो पार्ट बी आप तभी भर पाओगे जब आप पार्ट ए का जो आपका सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है, जो आपने फॉर्म फाइल किया होगा और आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिला होगा, जब तक आपका पार्ट ए अप्रूव नहीं हो जाता तब तक आप पार्ट बी क्या नहीं कर सकते? सबमिट नहीं कर सकते। क्लियर है? जी सर। एक साथ कर दिया तो कोई जी दिक्कत सर। नहीं, लेकिन अब अगर आपने सेपरेटली किया, पार्ट ए पहले कर दिया और आप वेट कर रहे हो कि मेरा नाम अप्रूव हो तो मैं पार्ट बी डालूं, जब अप्रूव हो जाएगा तब आप पार्ट बी भरोगे। क्लियर है? जी सर। हाँ। पार्ट बी को मान लो आपने SRN, आपने क्या किया, स्पाइस प्लस फोन था, मंशा ने क्या किया, पार्ट ए पहले डाला रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए, इसने पहले पार्ट ए डाल दिया भर के, जी सर। फिल करके। जैसे इसने फिल किया, फॉर्म अपलोड किया, इसको जैसे ट्रांजैक्शन आईडी नहीं मिलती ICSI की, जी सर। ऐसे ही एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिलता है, SRN नंबर।
जिसको यूज करके आप ट्रैक कर सकते हो कि मेरी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, मेरी एप्लीकेशन अप्रूव हुई, डिसअप्रूव हुई, क्या हुई। भाई एसआरआर नंबर जब तक आपका अप्रूव नहीं हो जाता तब तक आप पार्ट बी पर नहीं आ सकते। अब मान लो ये अप्रूव हो गया, तो भाई फिर आप क्या करोगे, जैसे ही पार्ट बी में जाओगे आपको एसआरआर नंबर पार्ट ए का एसआरआर नंबर पार्ट बी में डालना पड़ेगा, ठीक है ना, पार्ट बी के अंदर डालना जी सर। पड़ेगा। सर एसआर कौन सा है? हाँ जी, एसआर नंबर क्या है? एसआर एसआरएन नंबर क्या है? इसका मीनिंग है सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। ठीक है, पार्ट 1 के बाद मिलता है। कई बार क्या होता है, आपका पार्ट ए अप्रूव हो गया, जब आप पार्ट बी ओपन करोगे ना, आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पार्ट बी में डिटेल आ जाएंगी आपकी ऑटोमेटिकली। आप लॉगिन करोगे, ठीक, अपना वो एंटर करोगे लॉगिन पासवर्ड, और जो आपका फॉर्म है उसको ओपन करोगे, पार्ट बी में आओगे। अगर आपका पार्ट ए अप्रूव हो चुका है ना, तो आपके पार्ट बी के अंदर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो जो चीजें नाम वाम आना चाहिए था वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। समझ आ गई? ठीक है सर। यस सर। सर अगर इन केस हमने दोनों को इकट्ठे अप्लाई किया है फिर? तो क्या हुआ, अगर आपने दोनों को इकट्ठे अप्लाई कर दिया, मान लो, उसमें क्या होता है, उसमें रिस्क होता है। हाँ जी। रिस्क क्या होता है, आपने पहले पूरे फॉर्म भरे, पूरे पार्ट ए भरा, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा फॉर्म होता है, बहुत लंबा फॉर्म होता है, भरते टाइम पूरा टाइम लगता है उसको, पूरा लंबा फॉर्म ए भी पार्ट 2 भी भर दिया। मान लो पार्ट ए और पार्ट बी इकट्ठा भर दिया, जब नाम ही अप्रूव नहीं हुआ आपका, आपका पार्ट बी भी वेस्ट हो जाएगा, टाइम वेस्ट आपका, सब कुछ वेस्ट हो गया। आप जी सर। अगर सेफर साइड चलना चाहते हो तो पहले पार्ट ए पे जाओ, आपका पार्ट ए जब अप्रूव हो जाएगा तब पार्ट बी पे, ठीक है ना। जी सर। जी सर, जो लोग क्या है इकट्ठा अप्लाई करते हैं तो उसमें तो फिर नहीं होगा एसआरएन नंबर नहीं, इकट्ठा उसमें जब नहीं होगा, हम अप्लाई वो करते क्या हैं क्या हो जाता है, दोनों इकट्ठा इकट्ठे ही अप्रूव। वो सारा इकट्ठा हो जाता है और एक बारी में ही फाइल हो जाता है। जब एक बार में फाइल करते हैं तो दोनों फॉर्म का ठीक है, एक ही एसआरएन नंबर आता है फिर। क्लियर है? एक ही आता है। हाँ, ठीक है, हाँ जी। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। यस सर। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। हाँ। नो सर। अब यहाँ पे जैसे सिमरन ने क्वेश्चन पूछा कि सर नई कंपनी तो पार्ट ए में नाम अप्लाई कर देगी, एग्जिस्टिंग कंपनी है वो कहाँ पे नाम अप्लाई करेगी, वो रन सर्विस पे अप्लाई करेगी। 23 फरवरी 2020 को कंपनी लॉ में साफ साफ बोल दिया गया था, जितनी भी नई कंपनी को अपना नाम अप्लाई करना है, नई कंपनी स्पाइस प्लस फॉर्म में अप्लाई करेंगी, और जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी है जिनको अपना नाम चेंज करना है वो रन प्लेटफॉर्म पे, रन सर्विस के अंदर नाम रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करेगी। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। हाँ। एक बार आपका जब आपकी नई कंपनी का नाम अप्रूव हो गया, मान लो पार्ट ए में मंशा ने अपनी कंपनी का, मान लो मंशा रियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड नाम रखा और ये अप्रूव हो गया, ये अप्रूव हो गया पार्ट ए में। तो जब ये पार्ट बी पे जाएगी, जहां जहां भी पार्ट बी में कंपनी का नाम आ रहा होगा वहां पे ऑटोमेटिकली, इसको डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली मंशा का नाम आ जाएगा, वहां पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। द अप्रूव्ड नेम and related incorporation detail as submitted in part A would be automatically pre-filled in all other form। जो पार्ट बी के जितने भी फॉर्म होंगे जहां पे भी नेम पूछ रहा होगा वहां पे वो नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसको डालने की जरूरत नहीं होगी। क्लियर है? ठीक है सर। यस सर। तो रन में भी 2 पार्ट होते हैं, इस सर्विस में भी 2 पार्ट हैं, पार्ट ए पार्ट बी। किसमें? जो रन है, नहीं नहीं रन नहीं, सर्विस रन है जो रन एग्जिस्टिंग सर्विस कंपनी सिर्फ नाम के होती लिए है, है।
रन इनकॉर्पोरेशन की सर्विस नहीं है, सिर्फ नाम के। सिर्फ नाम के लिए है, ये तो अलग से फॉर्म है। पहले क्या होता था ना, पहले मैं बात बताऊं, स्पाइस प्लस फॉर्म के आने से पहले क्या होता था, स्पाइस प्लस फॉर्म के आने से पहले दोनों नई कंपनी का नेम भी और पुरानी कंपनी का नेम भी रन पे ही हुआ करते थे, आप रन पे ही अप्लाई करते थे पहले। लेकिन स्पाइस प्लस फॉर्म के आने के बाद स्पाइस प्लस फॉर्म में बोला गया कि भाई जो नई कंपनी है वो अपना नाम स्पाइस प्लस फॉर्म के पार्ट 1 में अप्लाई कर सकती है। अब ये रन वाला सिर्फ एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए है। क्लियर है? हाँ जी, तो एग्जिस्टिंग कंपनी की भी इनकॉर्पोरेशन डिटेल्स तभी होंगी, तो उसने सिर्फ नेम ही चेंज करना है। देखो एग्जिस्टिंग कंपनी तो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट है, उसको तब सिर्फ अपने नाम चेंज की फॉर्मेलिटी करनी है। जो जो डॉक्यूमेंट नाम नेम चेंज, हाँ, नाम चेंज के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट होंगे सिर्फ वही उसको देने हैं, इनकॉर्पोरेशन थोड़ी करवाना है उसको, उसका तो इनकॉर्पोरेशन ऑलरेडी हुआ पड़ा है, वो तो कंपनी तो है, सर रन से तो डायरेक्ट सिर्फ नाम ही चेंज होता है ना, नाम चेंज होता है, नाम चेंज सिर्फ होने के नाम ही लिए। चेंज होता है। इनकॉर्पोरेशन तो स्पाइस प्लस में होगा। देखो रन रन जो सर्विस है वो सिर्फ एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए है, एग्जिस्टिंग कंपनी और जो अपना नाम जी चेंज सर। करना चाहती है, इनका इनकॉर्पोरेशन थोड़ी होता है, ये तो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। जी सर। नई कंपनी जो अभी बननी है, अभी बनी थोड़ी है, न्यू कंपनी का मतलब क्या होता है, जो अभी बननी है उनके लिए होता है स्पाइस। पहले वो अपना नाम बनाए, फिर उसके बाद वो इनकॉर्पोरेशन के जी सर। डॉक्यूमेंट फाइल। पर रन में क्या होता है, पहले जो नया नाम रखना है उसको रिजर्व करा ले ठीक है और सर। बाद में नाम चेंज के रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट देने हैं वो दे दे। ठीक है ना? कोई डाउट? नो सर। सिमरन एंड वंशा, एनी डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक। और उसके बाद क्या है, आप आपको यहाँ तक पढ़ लिया आपने पूरा, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। जी हाँ। हाँ। यस सर। अब क्या है, अब पार्ट बी के अंदर जब एप्लीकेशन लगी उसके बाद आपको वहाँ पे और क्या क्या एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। आपको एप्लीकेशन पार्ट बी में इनकॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग एप्लीकेशन, अगर किसी डायरेक्टर के पास डिन नहीं है तो वो डिन के लिए भी कहाँ अप्लाई कर सकता है, इसी में अप्लाई कर सकता है। और नई कंपनी का पार्ट बी में ईपीएफओ ऑफरिंग और सर्विस। ईएसआई में भी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, तो इसके लिए भी वो अलग से स्पाइस प्लस में ही क्या कर सकता है, एप्लीकेशन लगा सकता है। साथ ही साथ बैंक अकाउंट ये क्या ओपनिंग है? करने, ईपीएफओ, ये कौन सी कंपनी? ये कंपनी नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। ईपीएफओ इसका फुल मतलब फॉर्म क्या होगा? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, या और ईएसआईसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। यहाँ पे भी कंपनी को क्या सर करना इसमें है, क्या करना है? सिर्फ यहाँ पे भी देखो इन अथॉरिटी, रजिस्ट्रेशन करवाना। हाँ, इनके इन अथॉरिटी के पास भी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना है। लेकिन स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर ये फैसिलिटीज फॉर्म में दे रखी है कि भाई आपको अलग से रजिस्ट्रेशन, उन कंपनी को वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्म के अंदर ही एप्लीकेशन लगा सकते हैं, आपका ईपीएफ और ईएसआई पे भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ। और स्पाइस प्लस फॉर्म में ही कंपनी बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए भी अप्लाई कर सकती है। ऑल न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ठीक है थ्रू सर। स्पाइस प्लस also be mandatorily required to apply for opening the company bank account through the Agile Pro link form. ठीक है ना? जी सर। और जब कंपनी स्पाइस प्लस में एप्लीकेशन फाइल कर रही है, जब कंपनी स्पाइस प्लस में एप्लीकेशन फाइल कर रही है तो साथ ही साथ एप्लीकेशन में डायरेक्टर और सब्सक्राइबर क्या देंगे, डेक्लरेशन भी देंगे INC 9 फॉर्म के ठीक है अंदर। सर। समझ आ गई? INC 9 फॉर्म के अंदर जी सर। डायरेक्टर क्या देंगे,
डिक्लेरेशन भी देंगे। ठीक है सर। तो सर ये एक टाइप का नॉर्मल फॉर्म ही है? फॉर्म है, ये फॉर्म है लेकिन लेंथी फॉर्म है। यहाँ तक आप पढ़ लो आज की क्लास के लिए। हमारी कल है ना सेटिंग अप ऑफ बिजनेस की क्लास। हाँ जी सर, कल है। कल है तो कल एक क्लास हमारी कल की और लगेगी, हम लगाएंगे क्योंकि इसमें अभी थोड़ा सा और बच गया है, तो एक क्लास और लगाएंगे कम सेटिंग अप ऑफ बिजनेस की। प्लस हमारी कल वो भी रहेगी, और कौन सी रहेगी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाली, कॉर्पोरेट वो भी क्लास रहेगी कल हमारी। और प्लस हमारी ये क्लास भी रहेगी, दोनों क्लास रहेंगी। बट कल आधे घंटे के अंदर इसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है, जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया ना, ऊपर जो मैंने आपको पढ़ाया, ये यहाँ तक ये मेन है, मेन। अब जितना यहाँ से शुरू होगा ये क्या है, इसमें काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो मैं कटवा दूंगा।